बाकी लोग पता नहीं कहाँ हैं। खैर स्टार्ट करते हैं। अच्छा हैदर और जयाब, आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा था? हाँ देखा था। ओके, सही है। मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ उसको फिर भी। तो हमने रिलेशनल डेटाबेसेस पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि बहुत पावरफुल चीज़ है कि आपकी आपके सारे डेटा को ऑर्गेनाइज कर देती हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ठीक है। और न सिर्फ ऑर्गेनाइज करती हैं बल्कि दे इंश्योर कि अगर आपने उस डेटा में कोई चीज़ सर्च करनी है या कोई नई चीज़ ऐड करनी है ये वो, तो एवरीथिंग इज फास्ट। यानी अगर आपके पास हजारों लाखों करोड़ों रोज के भी टेबल्स हैं, उनमें से भी कोई चीज़ ढूंढना, उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। अम, हमने आपका फाइल सिस्टम भी है जहाँ पे आपको फाइल्स और फोल्डर्स नजर आते हैं। आप जब विंडोज में अपने वो नीचे फोल्डर पे या माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है। वो भी एक एब्स्ट्रैक्शन ही है, ठीक है, क्योंकि असल में हार्ड डिस्क में फोल्डर्स फाइल्स कुछ नहीं होती, उसमें एक कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ जीरोज एंड वंस होते हैं, ठीक है। तो ये फाइल स्ट्रीम है जो आपको ये एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, यानी आपको ऐसे दिखाता है कि जैसे फाइल्स और फोल्डर्स पड़े, जबकि असल में ऐसा नहीं होता, और उस कॉम्प्लेक्सिटी से खुद डील कर लेता है। जब आप एक नई फाइल बनाते हो तो हार्ड डिस्क पे उसको स्टोर करना और कहीं पे ये भी स्टोर करना कि ये फाइल फला बिट नंबर फलां से बिट नंबर फलां तक है और इसका नाम ये है, ठीक है, इसका साइज ये है, ये सब कुछ याद रखना और ऐसे स्टोर करना फाइल्स को कि फाइल्स में सर्च करना भी आसान हो, ये सारा कुछ फाइल सिस्टम हैंडल करता है, आपको इसकी परवाह नहीं करनी पड़ती। और उसके ऊपर बैठ के फिर आप इस फाइल सिस्टम को यूज कर सकते हो यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कि विंडोज का फाइल एक्सप्लोरर है। आप कमांड लाइन से भी इस फाइल सिस्टम को यूज कर सकते हो, जो उसके कमांड्स होते हैं सीडी फोल्डर्स ओपन करने के लिए और इस तरह वगैरह वगैरह, या आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। तीनों तरीके हैं, ठीक है। और है या कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो आपके और इस फाइल सिस्टम के दरमियान में आके बैठ जाता है, ठीक है। तो वो फाइल्स और फोल्डर्स से भी ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन आपको प्रोवाइड करता है, विच इज द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ टेबल्स एंड रोज एंड कॉलम्स एंड स्टफ, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि आप नए टेबल्स बना रहे हो, नई रोज बना रहे हो, जबकि असल में चीजें तो जाहिर है कि फाइल्स और फोल्डर्स की फॉर्म में स्टोर हुई है ना हार्ड डिस्क के ऊपर। वो जो स्टोरेज है वो डेट ये डीबीएमएस हैंडल कर लेता है, आप बस टेबल्स और रोज से डील करते हो, ठीक है। हमने यूनिवर्सिटी डेटाबेस की एग्जांपल देखी थी, ठीक है, हमने टेबल्स बनाए थे। हमने प्राइमरी की इसकी बात की थी, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी की किसी टेबल का वो कॉलम होता है जो कि हर रो में यूनिक हो, ठीक है, जैसे रोल नंबर है, या अगर आप यूजर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल किसी का फोन सीएनआईसी नंबर फॉर एग्जांपल, वो एक अच्छी प्राइमरी की बन सकता है, ठीक है। फोन नंबर नहीं, क्योंकि हो सकता है कि दो अकाउंट का फोन नंबर एक ही हो, ठीक है। एक बंदे ने दो अकाउंट्स बनाए हुए, या एक बंदे ने नहीं, फॉर एग्जांपल दो लोगों ने अकाउंट्स बनाए हैं, उनमें से एक के पास फोन नंबर नहीं था तो उसने अपने भाई का यूज कर लिया इस तरह। तो प्राइमरी की चूज करते हुए यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अच्छा, हमने फॉरेन कीज की भी बात की थी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक स्टूडेंट्स का टेबल है और एक कोर्सेज का टेबल है, हम एक तीसरा टेबल बनाना चाह रहे हैं जिसमें ये लिखा हो कि कौन से स्टूडेंट ने कौन से कोर्सेज में एनरोल किया है, ठीक है। तो उस टेबल में हम दो चीजें लिखेंगे, एक तो उस स्टूडेंट की आईडी जिसने एनरोल किया है और उसने एनरोल किया है, और हम इन दोनों टेबल्स को लिंक कर देंगे यूजिंग फॉरेन कीज। तो ये इनरोलमेंट टेबल, इसके अंदर ये जो स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम है और स्टूडेंट्स टेबल के अंदर जो स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम है, ये आपस में लिंक हो जाएंगे यूजिंग अ फॉरेन की, ठीक है। विच मीन्स कि इनरोलमेंट टेबल के अंदर कोई ऐसी स्टूडेंट आईडी ऐड आप नहीं कर सकते जो पहले से स्टूडेंट टेबल के अंदर पड़ी ना हुई, ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट इनरोल नहीं कर सकता जो कि पहले से हमारे पास इसका रिकॉर्ड नहीं है, और कोर्सेज का भी यही मामला है, ठीक है। सो फॉरेन की इज अ फील्ड इन एनी टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ठीक है। कोर्सेज का भी यही सीन है। अच्छा, और इसकी रीजन भी हमने बात की थी, कैसा इसका फायदा क्या होता है, लॉजिकली डाटा आपका कंसिस्टेंट रहा। आप और भी कंस्ट्रेंट्स डाल सकते हो अपने डाटा के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बैंकिंग का सिस्टम बना रहे हो, ठीक है, किसी बैंक के लिए आप ऐप बना रहे हो, तो आप ये चाहते हो कि फॉर एग्जांपल किसी भी अकाउंट का बैलेंस आपने एक टेबल बनाई कि उसमें यूजर की अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, यूजर का नाम है, उसका एड्रेस है, उसका सीएनआईसी नंबर है, उसका फोन नंबर है, साथ उसका बैलेंस भी है, एक कॉलम है उसके बैलेंस का कि उसके अकाउंट में कितने पैसे पड़े। आप चाहते हो कि अकाउंट में कभी भी पैसे जीरो से नीचे ना जाए, यानी लेट 100 रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो यूजर एक ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करता है कि वो 150 रुपये खर्च करने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर वो 100 रुपया उसके अकाउंट में पड़ा है, वो 150 खर्च कर लेगा, तो नया बैलेंस क्या हो जाएगा, -50, ठीक है। यू डोंट वांट टू अलाउ दिस, ठीक है, तो आप ये कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हो।
हेलो, मेरी आवाज आ रही? हाँ, अरे। ओके, ठीक है। तो इससे डेटाबेस कंसिस्टेंट रहती है, ठीक है। तो आप इस बैंकिंग के वाले एग्जांपल में भी फिर आप ये इंश्योर कर सकते हो कि जो यूजर है उसके पास वो ऐसा ना हो कि उसके पास जितने पैसे नहीं है वो उतने पैसे खर्च कर दे, ठीक है। तो रिलेशन, और ये चीज जो है ये सिर्फ ये रिलेशन डेटाबेसेस में होती है। जो नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस हैं जिनकी हमने बात की थी, मोंगो डीबी वगैरह, वो उनमें उनमें ये कंस्ट्रेंट्स आप इस तरह के स्ट्रिक्ट नहीं डाल सकते, ठीक है। वो बहुत लीनियंट होती हैं। वो सोशल मीडिया टाइप्स और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स वगैरह में ज्यादा यूज हो जाती हैं, जहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट और इतने डायर कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते। बैंकिंग में तो अगर इस तरह कोई घपला हो जाए तो बड़े बड़े बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना, उसमें इस तरह का सीन नहीं होता। अच्छा, माइस्क्वेल यूज करने के हमने दो तरीके पिछली दफा देखे थे, ठीक है। कि आप फॉर एग्जांपल फाइल सिस्टम, अच्छा अभी मैंने बताया था ना कि आपकी एब्स्ट्रैक्शन है ये सारी की सारी। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया था कि आपकी ये जो फाइल सिस्टम है दिस इज एन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। और मैंने बताया कि ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये भी एक एब्स्ट्रैक्शन ही है, ठीक है। तो इन दोनों में बड़ी सिमिलैरिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ, देखो आपकी पीएचपी जो है या आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, सी प्लस प्लस, कोई भी, वो फाइल सिस्टम को भी यूज कर सकती है और वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी डायरेक्टली यूज कर सकती है। और इनको यूज करने के तरीके में बड़ी सिमिलैरिटीज हैं, जिससे आपको जरा आसानी से समझ आ जाएगा कि हम डेटाबेस को कैसे यूज करते हैं यूजिंग पीएचपी या यूजिंग एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है। लेट मी शो यू। हाँ, तो देखें फाइल सिस्टम को कैसे यूज करते हैं। फाइल सिस्टम को यूज करने के तीन तरीके हैं, इन्हीं आप फाइल्स और फोल्डर्स जो आपके सिस्टम में है, आप कमांड लाइन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टर्मिनल खोलूं, ठीक है, और मैं ए ड्राइव में जा सकता हूं, ठीक है। मेरे ख्याल से मुझे पीछे जाना चाहिए, हाँ ठीक है। सीडी के कमांड के जरिए आप नेविगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं रोहान के फोल्डर में जाऊँ, वहां मैं डॉक्यूमेंट्स में जाऊँ, ठीक है, इस तरह करके। और आप एलएस के जरिए आप सारी, एलएस तो मेरे ख्याल से लिनक्स में होता है, आप सारी फाइल्स देख सकते हो। MKDIR के साथ नए नए फोल्डर्स बना सकते हो, ठीक है। नया फोल्डर बन जाएगा उसके अंदर। तो कमांड लाइन के जरिए आप फाइल सिस्टम को नेविगेट कर सकते हो, फाइल्स ओपन कर सकते हो, फाइल्स रन कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। सारा फाइल सिस्टम वही उसी। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो विच इज फॉर एग्जांपल विंडोज का फाइल एक्सप्लोरर। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये फाइल एक्सप्लोरर खोलूं, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये वही काम करता है जो हम कमांड लाइन से कर रहे थे, लेकिन विजुअली दिखा देता है आपको उस चीज को, ठीक है। फाइल सिस्टम नीचे सेम ही है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है कि आप प्रोग्रामेटिकली यूज कर सकते हो फाइल सिस्टम को, जिस तरह हमने पाइथन पीएचपी वगैरह में देखा था कि आप फाइल एफ ओपन का फंक्शन होता है, फाइल खोल सकते हो, एफ रीड के फंक्शन से फाइल रीड कर सकते हो वगैरह, ठीक है। यही तीनों चीजें तरीकों से आप डेटाबेस को भी एक्सेस कर सकते हो, माइस्क्यूएल डेटाबेस को, ठीक है। तो आप समवन रोट समथिंग इन द चैट। हाँ, अभी मैं बस रिकैप कर रहा हूँ, वी आर ऑलमोस्ट डन विद द रिकैप। तो उसी तरह आप MySQL को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कमांड लाइन के जरिए हमने बात की थी कि आप कमांड टर्मिनल खोलें। ये टर्मिनल नजर आ रहा है ना मेरा आपको? ठीक है। तो ये आपका टर्मिनल खुल जाता है। मैंने अभी उसको उसको स्टार्ट नहीं किया हुआ, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। रन दिस अगेन, ठीक है। मैं डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं सारे टेबल्स देख सकता हूँ, तो देखो मुझे बता देगा कि आपके पास दो टेबल्स पड़े हैं, जब हमने पिछली दफा बनाए थे ना, इनरोलमेंट्स का टेबल और यूजर्स का टेबल, ठीक है, वो दोनों पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ से उसको टेबल्स को देख सकते हो, टेबल्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है। इसमें हम बात करेंगे कैसे, ठीक है। टेबल्स के अंदर जितनी रोज हैं आप वो देख सकते हो, इस तरह सब सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। ये कमांड लाइन हो गया। दूसरा आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है, विच इज लाइक जो PHP माई एडमिन है आपका, ठीक है, वो भी हमने पिछली दफा देखा था। ये PHP माई एडमिन, ठीक है। और ये आपको विजुअली दिखा देगा वही चीज, काम वही होगा, ठीक है। और तीसरा तरीका जो है वो आज हमने देखना है, विच इज टू यूज द डेटाबेस यूजिंग ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक PHP वगैरह, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है आपका जो यूजर है उसको आप इस तरह से PHP में एडमिन की कंट्रोल तो नहीं ना दोगे कि वो यहाँ पे आके देखे। यूजर ने नया अकाउंट बनाना है तो आप उसको HTML के थ्रू एक फॉर्म दोगे, और उस फॉर्म का डाटा PHP के पास जाएगा, PHP फिर उसको प्रोग्रामेटिकली डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ से लेकिन आप अगर आप ग्राफिकली खुद से अपनी डेटाबेस को देखना चाहो तो उसके लिए फिर आप PHP में एडमिन यूज करते हो, ठीक है। ये सर्वर के ऊपर यूज होती है। अच्छा, तो और तीसरा तरीका वही प्रोग्राम वाला, प्रोग्रामिंग वाला, ये हमने अब देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आती हैं यहाँ से, ये पांच, ये छठी हमने अब देखनी है आज। इससे पहले मैं आपको SQL सिखा दूं,
बहुत आसान है, एक्सट्रीमली इंट्यूटिव। एसक्यूएल की हमने बात की थी। एसक्यूएल क्या है? इट इज द लैंग्वेज यूज्ड टू क्वेरी रिलेशनल डेटाबेसेस। रिलेशनल डेटाबेसेस में आपने कोई चीज इंसर्ट करनी है, कोई चीज निकालनी है, कुछ भी करना है उसके साथ, तो उसके लिए जो लैंग्वेज है वो एसक्यूएल है, ठीक है। जितनी भी डेटाबेसेस हैं वो माई एसक्यूएल हो, पोस्टग्रेस हो, सारी यही यूज करती हैं। थोड़ा सा बहुत स्लाइड से डिफरेंसेस आए चाहे बिहेवियर में, लेकिन लैंग्वेज एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो एसक्यूएल में कई सारी वो स्टेटमेंट्स हैं जो होती हैं, जिस तरह लैंग्वेजेस में होते हैं ना, फॉर लूप हो गया, वेरिएबल्स हो गए, इस तरह एसक्यूएल में ये कॉन्सेप्ट्स हैं। इंसर्ट स्टेटमेंट होती है जिससे आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो, एक नई रो डाल सकते हो टेबल के अंदर। सिलेक्ट स्टेटमेंट है जिससे आप कुछ रोज को सिलेक्ट कर सकते हो, सारी रो सिलेक्ट कर लो, कोई स्पेसिफिक रो सिलेक्ट कर लो, सर्च वगैरह करने के लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट बहुत बहुत अहम है। वेयर क्लॉज है, ठीक है, जिससे आप स्पेसिफाई करते हो कि एग्जैक्टली कौन सी रो आपको चाहिए टेबल में से, ठीक है, ढूंढने के लिए। ये हम सारे क्लॉजेस पढ़ेंगे। अपडेट की क्लॉज होती है, की स्टेटमेंट है विच इज यूज टू अपडेट अ रो, एक रो जो पहली टेबल में पड़ी है उसमें कोई चीज अपडेट करने के लिए, ठीक है। डिलीट की स्टेटमेंट है टू डिलीट अ रो, ठीक है। आप टेबल्स भी बना सकते हो, डेटाबेसेस भी बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो यूजिंग एसक्यूएल, ठीक है। जो कुछ आप पीएचपी में एडमिन से कर रहे हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से, वो सब कुछ आप एसक्यूएल से कर सकते हो रिटन फॉर्म में, कमांड लाइन से या जैसे भी, ठीक है। पहले हम इंसर्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। इंसर्ट स्टेटमेंट किस लिए होती है? नई रो ऐड करने के लिए टेबल के अंदर, ठीक है। तो इंसर्ट स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो ये होता है कि आप पहले लिखते हो इंसर्ट इनटू, ठीक है, और फिर बताते हो कौन से टेबल में इंसर्ट करना है। you're inserting a row into that table, है ना। तो insert into users अगर मैं लिखता हूँ, इसका मतलब है कि मैं यूजर्स वाले टेबल में इंसर्ट करने लगा, ठीक है। फिर आप राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई करते हो कि अब आप जो रो डालने लगे हो उस टेबल में कई कॉलम्स हैं, ठीक है। उसमें यूजर का नाम, एक कॉलम है यूजर के नेम का, एक कॉलम है फोन नंबर का, एक कॉलम है रोल नंबर का, वगैरह वगैरह। आप बताओगे कि आप कौन कौन से कॉलम्स की वैल्यू खुद से स्पेसिफाई करना चाह रहे हो मैनुअली, और कौन कौन सी आप या तो खाली छोड़ देना चाहते हो, या चाहते हो कि वो खुद ही हो जाए, ऑटोमेटिकली सेट हो जाए, ठीक है। तो जिन जिन कॉलम्स की वैल्यू सेट करना चाहते हो आप उनके नाम आप यहाँ पे लिख देते हो, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल वगैरह वगैरह, ठीक है। और फिर वैल्यूज लिख के राउंड ब्रैकेट्स में आप उसी ऑर्डर में उनकी वैल्यूज लिख देते हो, ठीक है। तो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं अपना वो खोल लेता हूँ, हम सी में जाते हैं, जैम्प में, एच टी डॉक्स में, या हम एसक्यूएल का फोल्डर बना लेते हैं। लेट्स ओपन अप VS कोड, ठीक है। मैं आपको क्वेरीज रन करके दिखानी है। हम अच्छा, क्वेरीज रन करने के भी कई तरीके हैं। तो फॉर एग्जांपल आप चाहें तो यही ये जो CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस है MySQL का, यहाँ से भी क्वेरीज रन कर सकते हैं। या आपका जो PHP में एडमिन है उसमें यहाँ पे एसक्यूएल का ऊपर बार है, ये देख रहे हो एसक्यूएल, यहाँ पे जाके इधर आप एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स रन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर्स टेबल के अंदर हूँ इस वक्त, मैं यूजर्स टेबल के अंदर कोई चीज इंसर्ट करना चाहता हूँ, आई विल से इंसर्ट इनटू यूजर्स, ठीक है। यूजर्स वाले टेबल में इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। क्या क्या मुझे मेरे पास, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको इस टेबल का। तो हमारे पास यूजर्स वाले टेबल के अंदर ये सारे कॉलम्स हैं। मैं बल्कि ब्राउज में जाता हूँ ताकि आपको ये नजर आए। हाँ, तो वी हैव स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल, स्कूल और मेजर, ठीक है। और अगर मैं स्ट्रक्चर में जाऊँ तो हाँ, इनमें से कोई भी वैल्यू हम नल नहीं छोड़ सकते, हमें सारी की सारी वैल्यूज को स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं। लेट्स गो टू इनरोल, ऐसा करते हैं इनरोलमेंट्स में जाते हैं और वहां पे हम कोई चीज स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। इनरोलमेंट्स वाले टेबल में जाते हैं क्योंकि जरा ज्यादा अच्छी समझ आएगी। तो यहाँ पे भी है, हमारे पास ये 4 कॉलम्स हैं। इनरोलमेंट आईडी, ये खुद से ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहती है, ये देखो ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है इसके ऊपर। हम इसकी वैल्यू नहीं भी स्पेसिफाई करेंगे तो कोई मसला नहीं है, पिछली रो वाली वैल्यू में 1 प्लस करके नए रो की वैल्यू खुद ही ऐड हो जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट आईडी है, ये हमने खुद स्पेसिफाई करनी है कि कौन सा बच्चा है जो इनरोल कर रहा है। कोर्स आईडी है कि वो किस कोर्स में इनरोल कर रहा है, ये भी हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और चौथी चीज ग्रेड है। ग्रेड के आगे देखो लिखा हुआ है, नल के नीचे यस लिखा हुआ है कि इट कैन बी नल। अगर बच्चे ने अभी भी कोर्स लिया, कोर्स खत्म नहीं हुआ, तो अभी उसका ग्रेड जो है वो नल होगा, उसकी कोई वैल्यू हम देंगे नहीं, ठीक है। तो हम एसक्यूएल में जाके इसमें कीज इंसर्ट करते हैं, एक रो इंसर्ट करते हैं, फिर से इंसर्ट इनटू इनरोलमेंट्स, ये टेबल का नाम हो गया। फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई करते हैं, फिर वैल्यूज लिख के वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। तो मैं 2 चीजों की वैल्यू दूंगा, स्टूडेंट आईडी की और कोर्स आईडी की, ठीक है। इनरोलमेंट आईडी जो है इसकी वो खुद ही ऐड हो जाएगी, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी। और ग्रेड में भी बताना नहीं चाह रहा, वो नल है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी में इसकी रखना चाहता हूँ इस बच्चे की, लेट्स से हैदर, अपना रोल नंबर बताओ। 2410061।
ठीक है। और कोर्स आईडी लेट से मैं कहता हूँ, कोर्स आईडी एक स्ट्रिंग होती है, लेट से मैं कहता हूँ CS225 और सेमीकोलन। एंड अगर मैं इस पर गो पे क्लिक करता हूँ तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, कोई मसला है? अच्छा, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, हाँ, तो ये बल्कि अच्छा हो गया मैंने दिखा दिया। तो हमने हैदर को इंसर्ट करने की कोशिश की, किसी कोर्स में इनरोल करने की कोशिश की, लेकिन मसला क्या है कि यूजर्स टेबल के अंदर हैदर है ही नहीं। ठीक है, तो हमने चूंकि इनको फॉरेन की से लिंक किया हुआ था, तो हम सिर्फ वो स्टूडेंट आईडीज इंसर्ट कर सकते हैं इनरोलमेंट टेबल में जो इस टेबल में पहले से मौजूद हो। ठीक है, तो मैं मिनाहिल जरियाब या अपने आप को ऐड कर सकता हूँ और किसी को नहीं कर सकता। फिर से मैं जरियाब को ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, 24020007, ये हमारी क्वेरी थी। मैं उसका 24020007, ठीक है, हम जरिए आपको ऐड कर देते हैं, इनरोल कर देते हैं CS225 के अंदर। तो सी 1 रो इंसर्टेड, उस रो की आईडी 4 है। हम अगर ब्राउज में जाएं यहाँ पे तो हमें नजर आएगी वो रो ये पड़ी हुई है। ठीक है, इसकी आईडी 4 रख दी उसने खुद से ही, हमने नहीं स्पेसिफाई की थी। हमने सिर्फ स्टूडेंट आईडी स्पेसिफाई की और कोर्स आईडी स्पेसिफाई की, ग्रेड हमने नल रख दिया और वो इंसर्ट होगी। ठीक है, ये इंसर्ट स्टेटमेंट थी। इसको आप यहाँ से CLI से भी रन कर सकते थे, यहाँ पे उसे इंसर्ट इनटू इनरोलमेंट्स। ठीक है, फिर आप कॉलम स्पेसिफाई करते हो, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी। ठीक है, वैल्यूज इसकी बताते हो। ठीक है, वैल्यूज फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट आईडी रखना चाहता हूँ अपनी, क्योंकि मैं उस टेबल के अंदर हूँ। और जो अपना कोर्स है वो मैं कह देता हूँ लाइक CS300 फॉर एग्जांपल। ठीक है, एंटर मारा। ठीक है, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं वापस आके इधर देख लूँ तो यहाँ पे हमारे पास वो रो आ गई होगी। ठीक है, ये देखो इनरोलमेंट आईडी खुद ही उसकी अपडेट होगी, CS300 में इनरोल हो गया मैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई हमारी इंसर्ट क्वेरीज। ठीक है, तो ये क्वेरी मैंने दिखाया आपको, आप CLI से भी रन कर सकते हो, PHP में एडमिन से भी रन कर सकते हो, PHP से भी रन कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो हम अभी देखेंगे इसके बाद। ठीक है, बट पहले मैं ये पढ़ा, SQL Pro पढ़ा। तो आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट है दूसरी SQL के अंदर। ठीक है, विच इज यूज टू सिलेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि टेबल में से डाटा रीड करना निकालने के लिए यूज होती है। उसमें आप सिलेक्ट लिखते हो, फिर बताते हो कौन कौन से कॉलम्स रीड करने हैं आपने टेबल में से। उसके बाद फ्रॉम लिखते हो और टेबल का नाम बता देते हो। ठीक है, अगर आपने सारे के सारे कॉलम सिलेक्ट करने हैं तो यू डोंट हैव टू राइट द नेम्स ऑफ ऑल कॉलम्स, आप सिर्फ स्टार लिख दो उनकी जगह, तो सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेट मी शो यू, CLI से दिखा देता हूँ पहले। ओके, सॉरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और फिर मैं टेबल का नाम लिखूंगा विच इज यूजर्स फॉर एग्जांपल। तो यूजर्स का सारा टेबल, उसके सारे कॉलम्स, सारी रोज मेरे पास आ जाएंगी। एंटर किया, ये देखो। ठीक है, ये टेबल बना हुआ आ गया। इसमें एक यूजर रोहान है, एक मिनाहिल है, एक जरियाब है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे नहीं, मुझे सिर्फ स्टूडेंट की आईडी और उसका ईमेल फॉर एग्जांपल मिले, तो आई विल से सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी। अब मैं कॉलम्स के नाम बताऊंगा, स्टूडेंट आईडी, ईमेल, और उसके बाद फ्रॉम लिख के टेबल का नाम। ठीक है, एंटर, मेरे पास सिर्फ ये दो चीजें आएंगी। ठीक है, इस तरह ये सिलेक्ट क्वेरी है। ठीक है, यही आप वहां से PHP में एडमिन से भी रन कर सकते थे, कोई मसला नहीं था। जब आप ब्राउज पे क्लिक करते हो किसी टेबल में, मैं फॉर एग्जांपल यूजर्स में जाता हूँ और मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, तो यू विल सी ये वो असल में ये क्वेरी ही रन कर रहा होता है, उसने यही क्वेरी रन की है, सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स, और तब उसको आपको ये सारी रोज नजर आएंगी। ठीक है, तो ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यूज ये भी SQL ही कर रहा होता है। ठीक है, बस ये उसको जो रिजल्ट आता है उसको इंस्टेड ऑफ यहाँ CLI में आपको नजर आए इस तरह से, वो उसको जरा विजुअली ज्यादा बेहतर तरीके से दिखा देता है आपको। वरना इसमें जो भी ऑपरेशन आप करेंगे वो इन द एंड ट्रांसलेट होगा इनटू एन SQL क्वेरी और फिर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अच्छा, ये थी हमारी सिलेक्ट क्वेरी। ठीक है, वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज जो है ये एक क्लॉज है विच मीन्स के जो क्वेरी होती है ना, उसको समझो कि जैसे एक पूरा सेंटेंस होता है, जैसे एक इंसर्ट क्वेरी है या सिलेक्ट क्वेरी है। ठीक है, वो एक पूरा सेंटेंस होता है, वो एक स्टेटमेंट होती है, उसका एक पार्ट होता है क्लॉज। ठीक है, तो वेयर क्लॉज जो है ये इन एंड ऑफ इट सेल्फ अकेले से पूरी क्वेरी नहीं है, ये बाकी क्वेरीज के साथ यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट के साथ मैं दिखाता हूँ कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, तो यूजर्स टेबल के सारे कॉलम, सारी रोज आपको नजर आ जाएंगे ऐसे। ठीक है ना, अगर मैं इसके आगे वेयर क्लॉज ऐड कर दूं इसी स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि मैं कहूं कि सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स
वेयर स्कूल इज HSS, ठीक है, तो वो सारे यूजर्स मुझे दिखाओ जिनका स्कूल HSS है, ठीक है, जिनमें स्कूल कॉलम की वैल्यू HSS है, तो मेरे पास रिस्ट्रिक्ट होके वैल्यूज आएंगे, ठीक है, तो सिर्फ वो बच्चे आ रहे हैं जिनका स्कूल HSS है, ठीक है। मैं अगर पीछे से पूरा टेबल दिखाऊं तो उसमें एक SSC का भी था, वो मैं था, ठीक है, वो रो अब नहीं आई। मैंने कहा मुझे वो वाले रोज दिखाओ जिनके ये स्कूल वाला जो कॉलम है उसकी वैल्यू HSS है, तो वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। ये वेयर क्लॉज है। वेयर क्लॉज सिलेक्ट के साथ भी यूज होता है, ठीक है, कि ये स्पेसिफाई करने के लिए कि आपने कौन कौन सी रोज को सिलेक्ट करना है। ये अपडेट के साथ भी यूज होता है, तो वो ये बताने के लिए कि आपने कौन सी रो को अपडेट करना है। डिलीट के साथ भी यूज होता है, ये बताने के लिए कि आपने कौन सी रो को डिलीट करना है, ठीक है, हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। एक एंड क्लॉज भी है, ठीक है, अगर आपने वेयर में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स बतानी है तो आप एंड यूज करते हो। तो मैं कह रहा हूं कि सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर स्कूल इज HSS एंड मेजर इज इंग्लिश, ठीक है, तो वो बच्चे जिनका स्कूल HSS और मेजर इंग्लिश है। पहले HSS में हमारे पास दो बच्चे हैं, एक इंग्लिश की मेजर है का मेजर है और एक इकॉन मेजर है, ठीक है। वी वांट HSS एंड इंग्लिश मेजर, ठीक है, तो वो हम एंड स्टेटमेंट से स्पेसिफाई करेंगे, एंड लगा के, और तो हमारे पास वो बच्चा आएगा जो उसका स्कूल भी HSS है और मेजर इंग्लिश है, ठीक है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं SQL में, आई थिंक काफी इजी सी है। ओके, ठीक है। और क्लॉज भी है, ठीक है, एंड और साथ साथ चलते हैं ना कि तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मुझे वो बच्चे मिल जाएं जो या तो SSC के हों, ठीक है, सारे SSC के सारे बच्चे, या SSC के बाहर सिर्फ इकॉन के बच्चे, ठीक है। मैंने मुझे जरा साइंटिफिक से बच्चे चाहिए, तो मैंने कहा SSC के बाहर तो सारे मतलब ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, इकॉन वाले थोड़े से फिर भी जरा उनका साइंस से ताल्लुक है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर स्कूल इज SSC या फिर और मेजर इज इकॉन, ठीक है। तो एंड स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि दोनों कंडीशंस ट्रू होना जरूरी नहीं है। कोई भी ऐसी रो जिसमें या तो स्कूल SSC हो जाए या मेजर इकॉन हो जाए वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही रो में स्कूल भी SSC होना चाहिए और मेजर भी इकॉन होना चाहिए, ठीक है, बस दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो वो हो जाएगा। तो हमें कौन सी रोज मिल जाएंगी, एक ये स्कूल SSC वाली रो यानी मैं आ जाऊंगा रोहान, और इकॉन वाली रो जो है जिसमें मेजर इकॉन है मिनाहिल, ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। जरियाब नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं, दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है, स्कूल भी SSC नहीं है और मेजर भी इकॉन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएंगे मिनाहिल और रोहान, ठीक है। अच्छा, हाँ अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट क्या करती है, आपने किसी रो के अंदर एक कॉलम की वैल्यू को चेंज करना है या एक से ज्यादा कॉलम की वैल्यूज को चेंज करना है, ठीक है। तो इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, एक तो आपने स्पेसिफाई करना है कि आप कौन सा टेबल चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, अपडेट और फिर टेबल का नाम, फिर आप बताते हो कि कौन सी कॉलम की वैल्यू को आपने चेंज करना है और क्या वैल्यू रखनी है, तो वो आप सेट से स्पेसिफाई करते हो। तो आप कहते हो, अब देखो ये बड़ी ना बिल्कुल इंग्लिश जैसी बात हो रही है कि अपडेट यूजर्स, सेट नेम इज इक्वल टू जरियाब, ईमेल इज इक्वल टू दिस, फोन इज इक्वल टू दिस, वेयर फलां इज फलां, यानी कि बिल्कुल जैसा इंग्लिश में अगर मैं तुम्हें बताऊं, मैं अगर इंग्लिश में कन्वर्स कर रहा होता ना तो मैं शायद यही बोलता इसी तरह से। मैं डेटाबेस से कहता कि अपडेट द यूजर्स टेबल, सेट द नेम इक्वल टू अब्दुल वहाब, वेयर ईमेल इज दिस, ठीक है। तो बिल्कुल SQL इसलिए इसलिए बड़ी अच्छी है, बिल्कुल इंग्लिश की ये तरह। सब एक ही लाइन है ना, मतलब वगैरह हाँ, किसी आप इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हो, मतलब वो, लेकिन वो एज अ सिंगल लाइन भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। ये भी इसलिए की हुई है ताकि जरा रीडेबल रहे। अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको, हम PHP में एडमिन में कर लेते हैं इस दफा ये काम। तो अगर मैं यूजर्स में जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे ये तीन यूजर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जरियाब का जो मेजर है फॉर एग्जाम्पल वो चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं उसको इंग्लिश की बजाय लेट से पॉलिटिकल साइंस करना चाह रहा हूँ। तो मैं अपनी SQL में जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई विल राइट अपडेट। वैसे आप जनरेट भी कर सकते हो क्वेरीज यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके, तो एक बेसिक सा फॉर्मेट आपको दे देगा, बट लेट्स जस्ट राइट इट फ्रॉम स्क्रैच। अपडेट यूजर्स, अच्छा आप ऐसे भी लिख सकते हो खाली यूजर्स भी, लेकिन इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप इस ये जो टेबल का नाम या कॉलम का नाम या ऐसी कोई चीज है ना उसको बैक टेक्स्ट के अंदर इंक्लोज करो, ठीक है। उसका फायदा ये होता है कि अब मैंने कई वैल्यूज भी इंसर्ट करनी है, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग्स होंगी, फॉर एग्जांपल CS100 या समथिंग, ठीक है, वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती है, ठीक है। तो टू डिफरेंशिएट कि क्या चीज कॉलम का या टेबल का नाम है और क्या चीज इंसर्ट होने वाली वैल्यू है, हम कॉलम और टेबल के नाम के लिए बैक टेक्स्ट यूज करते हैं, ठीक है, और वैल्यूज के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं, ठीक है। सिंगल हो डबल हो के फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
तो आई एम अपडेटिंग द यूजर्स टेबल, ठीक है। उसके अंदर मैं जो मेजर है जरिए आपका, उसको सेट करने लगा हूं टू लेट्स से पॉल साइड, ठीक है, लेट्स से पॉल, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ ये क्वेरी रन करूंगा ना, तो पूरे टेबल में जितने भी रोज हैं सबका मेजर पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा। मुझे स्पेसिफाई करना है कि मैं किस बच्चे का चेंज करना चाहता हूँ, किस रो में चेंज करना चाहता हूँ। तो आई से वेयर नेम इज इक्वल टू जरियाब सरोया, ठीक है। सो अपडेट द यूजर्स टेबल, सेट मेजर इज इक्वल टू पॉलिटिकल साइंस वेयर द नेम इज जरियाब सरोया, ठीक है। एंड लेट्स हिट रन, ठीक है, ये हो गया, वन रो अफेक्टेड, ठीक है। एक ही रो थी जिसमें नाम जरियाब था, वो रो अफेक्ट हो गई है। अब ब्राउज में जाएंगे, जरियाब सुरैया का मेजर पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है। ओके, तो आप कॉमर्स डाल के एक से ज्यादा वैल्यूज भी चेंज कर सकते हो। सेट नेम इज इक्वल टू दिस, कॉमा ईमेल इज इक्वल टू दिस, कॉमा मेजर इज इक्वल टू दिस वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी रोज इफेक्ट हो जाए, तो मैं वेयर क्लॉज को या तो खाली छोड़ दूंगा, या आई जस्ट से वेयर वन। वेयर वन का मतलब क्या है, वेयर या वेयर ट्रू भी लिख सकते हो या वन लिख सकते हो, यानी कि बेसिकली आप वेयर के बाद जो स्टेटमेंट लिखते हो ना, फॉर एग्जांपल वेयर के बाद मैं लिखता हूँ वेयर नेम इज इक्वल टू जरियाब सरोया, वो हर रो में जाके देखता है वो रो जिसमें ये कंडीशन ट्रू आए, ये ट्रू रिटर्न करे, ठीक है, या वन रिटर्न करे, उस रो के ऊपर वो ये चेंज लगा देता है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हर रो के अंदर ये कंडीशन ट्रू हो, तो हम यहाँ पे वेयर ट्रू ही लिख देते हैं। तो हर रो में ये कंडीशन ट्रू होगी, हर रो पे इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अपडेट स्टेटमेंट है, यू हैव द डिलीट स्टेटमेंट, वो भी बड़ी आसान है। ये डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर उसके बाद कंडीशन। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर एक रो डिलीट करना चाह रहा हूँ इनरोलमेंट्स टेबल के अंदर से, लेट्स गो टू इनरोलमेंट्स। हमारे पास यहाँ पे ये रो है, मैं ना ये जो पांचवी रो है ना, जिसमें मैंने अपने आप को CSC 100 में इनरोल किया था, मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, इस रो को, ठीक है। तो कई तरीके हैं, मैं यूज करूंगा फॉर एग्जांपल इनरोलमेंट आईडी यूज कर लेता हूँ, क्योंकि ये हर रो की यूनिक है, ठीक है। अगर मैं कोर्स आईडी यूज करूंगा, ये अगर मैं ये कहूंगा कि हर वो रो डिलीट कर दो जिसमें कोर्स आईडी 300 है, तो सारे बच्चे जिन्होंने 300 में इनरोल किया था, वो सारे के सारे उनका इनरोलमेंट डिलीट हो जाएगी। मैं सिर्फ इस स्पेसिफिक कोर्स को डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए भी है ये इनरोलमेंट आईडी, इसलिए ये प्राइमरी की बड़ी यूजफुल है, क्योंकि ये हर रो में यूनिक होती है। मुझे गारंटी है कि कोई और रो नहीं होगी जिसकी इनरोलमेंट आईडी 5, ठीक है। तो मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ मुझे एग्जैक्टली इस रो को डिलीट करना, वो रो जिसकी इनरोलमेंट आईडी 5 है। तो आई जस्ट गो इनटू द एसक्यूएल बार, यहाँ मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम यूजर्स, सॉरी, इनरोलमेंट्स वेयर enrollment ID is equal to 5, ठीक है। ठीक है, हो गया। ब्राउज में गए और वो रो डिलीट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आगे चलें, हाँ, अब हम देखते हैं कि हम यही क्वेरीज जो है हमने रन की हैं CLI से या उधर PHP एडमिन में जाके ये PHP से कैसे रन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करेंगे PHP में। डेटाबेस से कनेक्ट तो आपको दोनों केसेस में करना पड़ता है। जिस तरह CLI केस में मैंने क्या किया था, मैंने शुरू में MySQL लिखा, फिर मैंने अपना यूजर नेम बताया -u लिख के, फिर मैंने यूजर नेम बताया अपना, मेरा यूजर नेम रूट था, ठीक है। फिर -p लिख के मुझे पासवर्ड बताना, ठीक है। उसने पासवर्ड पूछा, पासवर्ड मेरा एम्प्टी है। जब बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होती है MySQL, तो यूजर नेम रूट होता है, पासवर्ड एम्प्टी होता है, ठीक है। मैंने वैसे ही एंटर मार दिया। अब मैं लॉग इन हो गया, उसने मुझे कहा वेलकम टू MariaDB, ठीक है। MariaDB MySQL तकरीबन एक ही चीज है, ठीक है। तो ये यहाँ भी मुझे लॉग इन करना पड़ता है। PHP में एडमिन भी जब आप आते हो तो आपको लॉग इन करना पड़ता है शुरू में, ठीक है। अभी तो वो पहले से मैंने लॉगिन किया हुआ था शायद, इसलिए वो हो गया, वरना आपके यहाँ पे भी वो यूजर नेम पासवर्ड पूछता है। तो अब PHP में कैसे करेंगे, लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल एंड कॉल इट sql.php, या लेट्स से माय फाइल index.php कर लेते हैं, ठीक है। या हम थोड़ा PHP कोड लिखते हैं। अच्छा, अब मैं MySQL डेटाबेस से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। अगेन ये बात देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊं, ये देखो, जिस तरह आप PHP में एक फाइल खोलते हो ना, ऐसे खोलते हैं ना, हम f ओपन का फंक्शन वो रन करते हैं,
उसको फाइल का नाम बताते हैं और रीडिंग मोड बताते हैं कि किस मोड में फाइल खोलनी है, तो फाइल खुल जाती है। लेकिन मजे की बात कि ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है, वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। सारी लैंग्वेजेस में ऐसा ही है, पाइथन में, सी सब में ऐसा ही है। एक आप जब एक कनेक्शन खोल लेते हो उस फाइल के साथ, फाइल खोल लेते हो, तो एक कनेक्शन मिलता है आपको, एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसे आप अपने पास सेव कर लेते हो। फिर इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए आप फाइल को रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। एफ रीड फंक्शन को आप यही माई फाइल का ऑब्जेक्ट पास करते हो, फिर वो फाइल रीड कर पाता है। ठीक है, दिस इज लाइक योर लाइसेंस टू रीड दिस फाइल। ठीक है, इसी तरह जब आपने डेटाबेस से कोई कनेक्शन खोलना है पीएचपी में, तो आप उसके लिए भी एक फंक्शन है MySQL कनेक्ट का फंक्शन, MySQL आई कनेक्ट। ये आई जो है स्टैंड फॉर इम्प्रूव्ड। पहले ये MySQL कनेक्ट होता था, फिर थोड़े से इम्प्रूव्ड फंक्शंस लिखे गए तो उनके आगे आई लिखा हुआ है, MySQL इम्प्रूव्ड कनेक्ट। ठीक है, इसको 4 चीजें आपने देनी होती हैं, सर्वर का नाम, अपना यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। यूजर नेम वही रूट है, पासवर्ड है हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग, डीप डेटाबेस का नाम टेस्ट है, और सर्वर नेम जो है वो लोकल होस्ट है। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये आपको डेटाबेस से कनेक्ट कर देगा और रिटर्न क्या करेगा, एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट, जिस तरह यहाँ पे होता था वो हम सेव कर लेंगे अपने पास। ठीक है, और दिस इज लाइक आवर लाइसेंस टू एक्सेस दिस डेटाबेस। ठीक है, अब हमने कभी भी कोई क्वेरी रन करनी होगी या कुछ भी करना होगा डेटाबेस के साथ, तो हमें ये कनेक्शन वाला ऑब्जेक्ट चाहिए होगा उसके लिए। ठीक है, और एंड पे आप जिस तरह वहां पे भी फाइल में भी एफ क्लोज के फंक्शन को ये ऑब्जेक्ट पास करके कनेक्शन क्लोज कर देते हो, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। और पीएचपी में इसको करने के 2-3 तरीके हैं डेटाबेस के साथ खेलने के। एक तो यही फंक्शनल तरीका है, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड काम भी कर सकते हो अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी पसंद है तो। ठीक है, उसमें ये वही अगेन वो न्यू का कीवर्ड जो आपने सी प्लस में पढ़ा था ना, आप न्यू लिख के क्लास का नाम लिखते हो तो उस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है, राइट। और यहाँ पे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, तो वो राउंड ब्रैकेट्स में उसको पैरामीटर्स पास किए हुए हैं, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी है। लेकिन हम फिलहाल ना इस पे रहेंगे, फंक्शनल पे, क्योंकि सारे बच्चों ने सी स्टूडेंट नहीं ली इस कोर्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो हम डेटाबेस से कनेक्ट करके देखते हैं। अगेन हमने करना क्या है, हमने वही जो MySQL कनेक्ट का फंक्शन है उसे रन करना है। उसे हमने जो चीजें पास करनी है, हमें मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसके ऊपर होवर करता हूँ, ये देखो। तो पहली चीज क्या हमें पास करनी है, होस्ट का नाम यानी सर्वर का नाम, फिर यूजर का नाम, पासवर्ड और फिर डेटाबेस। भी आगे आगे ऑप्शनल चीजें हैं, पोर्ट नंबर, सॉकेट नंबर, ये हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इन चीजों का ना वेरिएबल्स में सेव कर लेता हूँ। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप वेरिएबल में सेव करो इंस्टेड ऑफ ये कि आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखो लोकल होस्ट और रूट, क्योंकि बाद में चेंज करने में मुश्किल होता है। अगर आपने 3-4 कई सारी फाइल्स के अंदर ये काम किया, ये एक ही फाइल में कई जगह कनेक्शन लिखा बनाया हुआ है, तो हर जगह चेंज करना पड़ेगा। इससे बेहतर एक ही जगह पे ना वेरिएबल्स बना लो। तो सर्वर नेम में मैं, या होस्ट नेम कह लो उसको, होस्ट नेम वो लोकल होस्ट है मेरा, यूजर नेम मेरा रूट है, पासवर्ड मेरा एम्प्टी है, और डेटाबेस का नाम मेरा है टेस्ट। बाय डिफॉल्ट टेस्ट नाम होता है, ये में पीएचपी में एडमिन में नजर आ जाता है। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, ये डेटाबेसेस पड़ी हुई है सारी, इनमें टेस्ट की डेटाबेस है जो हम यूज कर रहे थे। ठीक है, आप नहीं भी बना सकते हो डेटाबेस। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू VS कोड। हाँ, तो ये क्रेडेंशियल्स आगे मेरे, यही मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ऐसे होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, DB नेम। तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट जिसे मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, दिस इज माय लाइसेंस टू यूज द डेटाबेस। मैं डेटाबेस से कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कनेक्शन सक्सेसफुल था भी कि नहीं था। तो हम अगर तो कनेक्शन सक्सेसफुल हो तो यहाँ पे हमारे पास वो कनेक्शन वाला ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर कनेक्शन अनसक्सेसफुल हो तो यहाँ पे इसके अंदर फॉल्स स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो दिस फंक्शन रिटर्न्स फॉल्स। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं, वील से इफ कनेक्शन इज इक्वल टू फॉल्स, तो हम एको कर देंगे डेटाबेस कनेक्शन फील्ड। ठीक है, आप एक डाई का फंक्शन भी होता है, वो क्या करता है, वो कंसोल में ये चीज लिखता है और फिर प्रोग्राम को वहीं पे किल कर देता है। ठीक है, उसके आगे कोई लाइन रन नहीं होती। आप डाई का फंक्शन भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट। वैसे एको भी काम कर जाएगा क्योंकि हमारे फाइल, लेकिन कनेक्शन के केस में यू शुड यूज द डाई फंक्शन, क्योंकि हम कर रहे होंगे कि हमने यहाँ पे कनेक्शन किया है। ठीक है, अगर कनेक्शन हो जाएगा तो आगे विल बी डूइंग सम स्टफ डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो अगर ऊपर कनेक्शन ही नहीं हुआ तो ये वाले कोड एरर देगा हमें। ठीक है, तो हमें ऊपर डाई यूज करना चाहिए ताकि वहीं पे वो, यहीं पे प्रोग्राम एंड हो जाए, अगली लाइन से एग्जीक्यूट ही ना हो। ठीक है,
अगर कनेक्शन सक्सेसफुल है तो विल जस्ट से कनेक्शन सक्सेस। ठीक हो गया। इसको आप रन कर सकते हो उससे भी, अपाचे में जाके भी, या पीएचपी को रन करने के हमने दो तरीके देखे थे ना, कि अपाचे भी रन कर देता है आपके लिए। हमने इसको, इस फाइल को कहाँ पे रखा है, एचटी डॉक्स में एसक्यूएल फोल्डर में रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर लिखूंगा लोकल होस्ट स्लैश एसक्यूएल, तो ये फाइल खुल जाएगी स्लैश इंडेक्स डॉट पीएचपी। ठीक है, कनेक्शन सक्सेसफुल। या आप इसको, जाहिर है कि आप सीएलआई से भी रन कर सकते थे, पीएचपी स्पेस और फिर फाइल का नाम। ठीक है, कनेक्शन सक्सेसफुल। अगर मैं कोई पासवर्ड वगैरह गलत लिख के देखता हूँ, अगर मैं यूजर नेम को की स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, ठीक है, तो डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, उसने कहा एक्सेस डिनाइड। आप नए यूजर्स भी बना सकते हो यहाँ पे ना, पीएचपी में एडमिन में जाके ना। रूट यूजर अमूमन कोशिश करो कि ना यूज करो अपने उसके अंदर, कोड के अंदर, क्योंकि सबको पता होता है कि रूट यूजर का पासवर्ड एम्प्टी होता है। रूट यूजर इसके पास एक्सट्रीम प्रिविलेजेस होते हैं। यू कैन क्रिएट न्यू यूजर्स जिनके पास प्रिविलेजेस जरा कम हो। ये यूजर अकाउंट्स में जाओ, ठीक है, यहाँ पे आप नए यूजर बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे यूजर्स जिनके पास सिर्फ इनरोलमेंट टेबल की एक्सेस है, ऐसे यूजर जिनके पास सिर्फ यूजर्स की एक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ लम्स के लिए एक सिस्टम बना रहा हूँ। अब मैंने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये इनरोलमेंट्स वाले टेबल की एक्सेस तो देनी है, ठीक है, कि वो नए कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उनको यूजर्स टेबल की एक्सेस नहीं देनी। वो नए स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दे सकते लम्स में। ठीक है, तो मैं उन प्रोग्रामिंग जब कर रहा हूँ तो मैं कोड में उनके लिए एक नया यूजर बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, और उससे क्रेडेंशियल्स लिखूंगा, ताकि अगर वो स्टूडेंट्स कुछ करके मेरी पीएचपी फाइल के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ से वो कोई एसक्यूएल क्वेरी रन करने की कोशिश भी करते हैं जिसमें वो नया स्टूडेंट इनरोल कर दे लम्स के अंदर, तो वो कर ही नहीं सकेंगे कि उनके पास यूजर्स वाले टेबल की एक्सेस ही नहीं होगी। ठीक है, उनको जो मैंने अकाउंट दिया हुआ है उसके पास एक्सेस सिर्फ इस टेबल की, इनरोलमेंट्स वाले टेबल की। ठीक है, तो ऐड यूजर अकाउंट करके यू कैन, आप उसका यूजर नेम रखो, कोई पासवर्ड रखो, ठीक है, और नीचे आप एक्सेस बता सकते हो। ठीक है, कि उसे आपने क्या क्या प्रिविलेजेस देने हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप उसे कहते हो कि अच्छा मेरा स्टूडेंट जो है वो सिर्फ सिलेक्ट क्वेरीज रन कर सकता है, यानी कि वो इनरोलमेंट टेबल में कुछ ऐड भी नहीं कर सकता, सिर्फ पढ़ सकता है कि हुआ क्या है। ठीक है, तो ये कर दो। ठीक है, आप और जो जो आपने इसको देनी है वो दे दो, उसको प्रिविलेजेस जो देने आपने उसको वो दे दो। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, बट अभी हम रूट से काम करने के मसला। ठीक है, डेटाबेस से कनेक्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो रहा है। हाँ, हम नया यूज़र ऐड कर भी लें तो ये तो फिर सबको पता है कि अगर रूट से ही आप लॉगिन कर सकते हो, कि सब अगर पता ही है कि हम रूट लिखेंगे उसका कोई पासवर्ड है नहीं, तो फिर यूजर्स क्रिएट करने का क्या फ़ायदा जब रूट का तो सबको पता है। तो क्या हाँ, रूट तो के उस लिए केस में हम हम फिर कोशिश से कर सकते अमूमन आप ना रूट वाले यूजर को डिलीट कर देते होते हो बिफोर डिप्लॉइंग द डेटाबेस। ये सारे रूट वाले यूजर्स पकड़ लो और इनको डिलीट कर दो। यहाँ डिलीट का बटन होगा कहीं पे। कोई तरीका होता है आई थिंक, अगर मैं एडिट प्रिविलेजेस में जाऊँ तो यहाँ कहीं होता था। हम इसके वो भी हटा सकते हैं, इसके सारे प्रिविलेजेस हटा सकते हैं ऐसे करके। रूट यूजर के पास कोई प्रिविलेजेस नहीं है, ठीक है, तो वो बिल्कुल जीरो हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे भी कर सकते हो। बस रूट यूजर को किसी तरह डिसेबल कर दो। डिलीट यूजर का भी ऑप्शन होता है, वो मेरे ख्याल से उसके लिए एसक्यूएल से करना पड़ता है, कोई तरीका है मुझे भूल गया। बट जब बिफोर डिप्लॉइंग आप बड़े स्पेसिफिक से ना यूजर्स बना लेते हो। अच्छा जी, किसी ने चैट में कुछ लिखा है, ओके। हाँ, बड़ा इजी सा सीन है और बहुत पावरफुल है। इसके बाद हम लॉगिन साइन अप सिस्टम बनाने के काबिल हो जाएंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। मैं अब एक क्वेरी रन करता हूँ। लेट्स से मैंने एक वो इंसर्ट क्वेरी रन करनी है, ठीक है। इंसर्ट क्वेरी जो हमने देखी थी पीछे, मैं जाता हूँ इंसर्ट क्वेरी, ये वाली, ठीक है। तो इसको हमने सीएलआई में भी रन किया था, हमने पीएचपी में भी रन किया था, माई एडमिन में भी और पीएचपी में रन करते हैं। तो क्वेरी फॉर एग्जांपल मैं एक नई रो ऐड करना चाह रहा हूँ इनरोलमेंट्स के अंदर। अगेन मैं अपने आप को सीएस 300 में इनरोल करना चाह रहा हूँ। पहले तो आप अपनी क्वेरी जो है उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ अपनी क्वेरी, ये वीएस कोड खुद ही से सिंटैक्स हाइलाइटिंग कर देता है एसक्यूएल के हिसाब से। अगर वेरिएबल का नाम क्वेरी रखो ना, तो वीएस कोड को पता चल जाता है कि अच्छा आप एक एसक्यूएल क्वेरी लिखने लगे हो, तो वो अब सिंटैक्स हाइलाइटिंग उसी तरह की करेगा जिस तरह आपको यहाँ पे मिलती है ना इसके अंदर पीएचपी माई एडमिन के अंदर।
तो वो PHP से SQL पे शिफ्ट हो जाता है VS कोड, बड़ा चलाक है। ये देखो इस तरह की हाइलाइटिंग मिलेगी आपको। अच्छा, आई एम गोइंग टू इंसर्ट इनटू यूजर्स बाकी इनरोलमेंट्स, ठीक है। मैं इसके ये बैड टेस्ट लगा देता हूँ। ये इसकी ना आदत बना लो, ये कई एरर से बचा देता है आपको बाद में, जो बड़ा तंग करते हैं। कोई एसक्यूएल क्वेरीज के ना एरर्स बड़े मसला करते हैं। आपने क्वेरी लिखी क्योंकि बहुत स्पेसिफिक सिंटैक्स है, छोटा सा आपने गलती की और क्वेरी फेल हो रही है और आपको पता नहीं चल रहा कि क्वेरी कहाँ फेल हो रही है, और उसके एरर्स कुछ इतने हेल्पफुल नहीं होते, ठीक है, जो PHP से आपको मिलते हैं जब आप PHP के थ्रू क्वेरी रन करते हो। तो बेहतर ये होता है कि जब भी ऐसा हो रहा ना कि क्वेरी रन कर रहे हो PHP के थ्रू कोई एरर आ रहा है, तो यहाँ से क्वेरी अपनी कॉपी करना और उसको PHP में एडमिन में आके रन करके देखना। यहाँ जो एरर आता है ना वो बहुत स्पेसिफिक होता है, वो एग्जैक्टली बताता है कि फलां कैरेक्टर पे जाके फलां जगह पे मसला आया था, तो यू कैन फिक्स योर वो क्वेरी ओवर देयर, ठीक है। अच्छा, तो हम इनरोलमेंट्स में के अंदर ऐड करने लगे हैं, वेयर का तो क्लॉज नहीं आता इसके अंदर, हम कॉलम्स बताएंगे। मैं स्टूडेंट आईडी स्पेसिफाई करूंगा और कोर्स आईडी स्पेसिफाई करूंगा, और वैल्यूज में देने लगा हूँ। स्टूडेंट आईडी की वैल्यू मेरी अपनी है और कोर्स आईडी जो है वो है CS300, ठीक है। क्योंकि बाहर डबल इन्वर्टेड कॉमास थे तो अंदर मैंने सिंगल यूज किया ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना आए, ठीक है। अच्छा, ये क्वेरी आ गई हमारे पास। अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करना चाहता हूँ तो बड़ा आसान काम है। MySQLi क्वेरी का फंक्शन है इसके लिए, ठीक है। उसको आप दो चीजें देते हो, एक ये कनेक्शन अपना, योर लाइसेंस टू रन द क्वेरी, ठीक है, और दूसरा ये क्वेरी, ठीक है। ये दोनों चीजें आप इसको दे देते हो, ये इस क्वेरी को रन करेगा और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा या तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो आप देख लो कि इफ द रिजल्ट इज फॉल्स, इसका मतलब है कि क्वेरी फेल हो गई है, तो आप डाई कर लो या एको कर लो क्वेरी फेल्ड, ठीक है। वरना यू कैन से क्वेरी सक्सेस, ठीक है। इसे रन करके देख लेते हैं। अगेन दोनों तरीकों से हो सकता है, मैं यहाँ से रन कर लेता हूँ localhost/sql, ठीक है। अच्छा, डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड, क्योंकि मैंने वो जो जो ये यूजर नेम है अभी भी चेंज किया हुआ है। दोबारा करते हैं, क्वेरी सक्सेसफुल, कनेक्शन सक्सेसफुल और फिर क्वेरी सक्सेसफुल। अगर मैं अपने आप PHP में एडमिन में जाके ब्राउज करूंगा इनरोलमेंट टेबल को, तो यहाँ पे ये देखो वो आ गई हुई है CS300 और ये मेरा वो आईडी जो थी, ठीक है। तो इंसर्ट हो गई है। इंसर्ट क्वेरी इस तरह रन होती है। इसके अलावा डिलीट क्वेरीज भी इसी तरह रन होंगी, कोई मसला नहीं है। मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ डिलीट फ्रॉम इनरोलमेंट्स वेयर इनरोलमेंट आईडी, ये जो भी हमने रो इंसर्ट की है ना ये वाली जिसकी आईडी 6 है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, वेयर इनरोलमेंट आईडी इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये सेमीकोलन डालो ना डालो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये इनरोलमेंट टेबल में से इस रो को डिलीट कर देगा। लेट्स रन दिस क्वेरी एज वेल। अगेन क्वेरी सक्सेसफुल, मैं यहाँ ब्राउज करूंगा तो ये वो रो गायब होगी, ठीक है। अच्छा, इंसर्ट और डिलीट वगैरह इनका तो इजी सीन है, क्योंकि इनका जब आप क्वेरी रन करते हो तो रिजल्ट में या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है, ठीक है। सिलेक्ट क्वेरी से क्या करें, सिलेक्ट क्वेरी हम रन करते हैं, हमारे पास रिजल्ट में ट्रू या फॉल्स नहीं आता, कई सारी रोज आती हैं। अब वो किस फॉर्म में आती हैं और उनको हम प्रिंट किस तरह करें, डिस्प्ले किस तरह करें, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हम अच्छा, इसके लिए ना एक बड़ा अच्छा रिसोर्स आपके पास ये है W3 स्कूल्स का, इसका बड़ा अच्छा वो बना हुआ है PHP MySQL के लिए ना, ठीक है जरिया। ओके, हम जाते हैं यहाँ पे PHP में नीचे यहाँ पे आ रहा होगा MySQL डेटाबेस, यहाँ पे हम सिलेक्ट में चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट डेटा। तो ये आपको नीचे बताएगा, ये देखो ये वही कोड है जो हम अभी लिख रहे थे। पहले उसने 4 वेरिएबल्स डिफाइन किए वही कनेक्शन वाले, फिर उसने कनेक्शन किया, उसने यूज किया है वो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला है। हम नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे प्रोसीजरल भी होगा, ये फंक्शनल है जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तरीका वही 4 वेरिएबल्स, फिर MySQL कनेक्ट का फंक्शन, ठीक है। फिर उसने चेक किया है कि अगर कनेक्शन वाला वेरिएबल उसके अंदर फॉल्स पड़ा हुआ है तो वो कह देगा कनेक्शन फेल्ड, ठीक है, और एरर दिखा देगा, ठीक है, एरर क्या था। उसने क्वेरी सेव की अपने पास इस वेरिएबल के अंदर, SQL वेरिएबल के अंदर, ठीक है। क्वेरी क्या है, सिलेक्ट दिस 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 फ्रॉम दिस टेबल, ठीक है। और फिर उसने MySQL क्वेरी वाला फंक्शन यूज किया क्वेरी रन करने के लिए, जो रिजल्ट आया उसे इस वेरिएबल में सेव कर लिया, ठीक है। इजी सीन है। अच्छा, यहां तक तो हम कर लेते हैं, हम एक क्वेरी लिख लेते हैं। हम फॉर एग्जांपल यूजर्स वाला टेबल सारा देखना चाहते हैं, हम कहेंगे सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स,
ठीक है, ये क्वेरी हम रन करेंगे MySQLi क्वेरी फंक्शन से, उसको हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट देंगे और क्वेरी देंगे। ठीक है, ये जो रिजल्ट रन करेगा उसे हम सेव कर लेते हैं अपने पास। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है एक, ठीक है, इसके अंदर कई सारी रोज पड़ी हुई है। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये जो रिजल्ट ऑब्जेक्ट है इसमें कोई रोज रिटर्न हुई भी है कि नहीं हुई। अक्सर ऐसा होता है, आपने जो क्वेरी रन की है उसके रिजल्ट में 0 रोज आई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम इज इक्वल टू उस्मान, ठीक है, और पूरी टेबल में कोई उस्मान नाम का बच्चा नहीं था, तो ये क्वेरी 0 रोज रिटर्न करेगी। तो फर्स्ट वी नीड टू सी के रोज है भी कि नहीं है, तो हम कहते हैं MySQLi num रोज का फंक्शन है, जिसको आप अगर ये रिजल्ट वाला ऑब्जेक्ट पास करोगे तो आपको बता देगा कि इसके अंदर कितनी रोज पड़ी है, रोज कितनी है। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम इस पे काम करेंगे, वरना हम कह देंगे echo query returned empty। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, अब जबकि हमें पता है कि इसके अंदर कुछ रोज पड़ी हुई है, अब हम क्या करें, अब हम एक वाइल लूप चलाएंगे। ठीक है, वाइल लूप क्यों, फॉर लूप क्यों नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं कि कितनी रोज पड़ी है इसके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए वाइल लूप है। फॉर लूप तब होता है जब यू नो एग्जैक्टली कितनी इटरेशंस चलनी है। वाइल लूप में हम क्या करेंगे, हम बारी बारी एक एक रो को पकड़ेंगे इसके अंदर से और उस रो को डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, उसके लिए आपके पास एक फंक्शन है MySQLi fetch associated, और इसको आप ये रिजल्ट ऑब्जेक्ट पास करते हो। ये फंक्शन क्या करता है, ये इस रिजल्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर से एक रो निकाल लेता है, उसको इसमें से निकाल लेता है, इसमें से डिलीट कर देता है और आपको रिटर्न करके दे देता है। हम अपने पास सेव कर लेते हैं उस रो को। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन मैंने क्या किया है, मैं जरा स्पेसिंग दे दूं अच्छी सी ताकि आपको समझ आए। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया है कि MySQLi fetch associated फंक्शन जो है उसने लेट्स से इस रिजल्ट रो में 3 रोज पड़ी हुई थी, इस रिजल्ट ऑब्जेक्ट के अंदर 3 रोज पड़ी हुई थी, उनमें से पहली रो ये पकड़ेगा, हमें रिटर्न करके दे देगा, हमने उसको अपने पास स्टोर कर लिया, और इस रिजल्ट के अंदर से उस रो को डिलीट कर देगा। तो रिजल्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी रोज बच गई, 2। ठीक है, यहां पे आके फिर हम इस डील कर लेंगे विद दिस रो। ठीक है, इसको एको कर देंगे, जो हमने करना है वो हम यहाँ पे कर देंगे। अगली इटरेशन में दोबारा ये कोड रन होगा। अब इस दफा क्या होगा कि ये जो फंक्शन है ये जो अगली रो है वो निकालेगा और इसमें स्टोर कर देगा। ठीक है, और रिजल्ट ऑब्जेक्ट में एक रो बच जाएगी। ठीक है, फिर ये कोड रन होगा, अगली इटरेशन में फिर क्या होगा, ये वो जो आखिरी रो है वो भी रिटर्न हो जाएगी, यहाँ सेव हो जाएगी, हम इसको रन करेंगे। व्हेन द नेक्स्ट टाइम यू कम ओवर हियर तो रिजल्ट में कोई रोज नहीं बची होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जो चीज है यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और उसकी वजह से ये लूप ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे यू कैन फॉर एग्जांपल आप एको कर सकते हो रो। ये रो जो है ये एक वो है, हमने एसोसिएटिव अरेज की बात की थी ना, जिनमें 0 1 2 इंडेक्सेस की जगह स्ट्रिंग्स होती हैं इंडेक्सेस। ठीक है, ये वो एसोसिएटेड अरे होती है जिसमें इंडेक्सेस जो होते हैं वो कॉलम्स के नाम होते हैं। तो मैं इस रो का अगर स्टूडेंट आईडी चाहता हूँ तो वो यहाँ पे पड़ी होगी। ठीक है, अगर मैं इस रो का नेम चाहता हूँ तो वो यहाँ पड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से सो ऑन। तो लेट्स से मैं सिर्फ नाम प्रिंट करना चाह रहा हूँ और इसमें मैं ना आगे एक PR डाल देता हूँ। लेट्स रन दिस। अच्छा, अनडिफाइंड वेरिएबल रिजल्ट लाइन 21, मैंने ना L एक मिस कर दिया। रिफ्रेश सी, तो एक मेरा नाम आ गया, फिर मिनाहिल का नाम आ गया, फिर जरिया का नाम आ गया। ठीक है, ये कनेक्शन सक्सेसफुल वाली चीज ना मैं हटा देता हूँ, ये डन कर। ठीक है, अच्छा क्यों गया यहाँ तक, इसमें कोई मसला, ये क्लियर है जरा? अगर हमें की का नाम ना आता हो तो क्या डेटाबेस से जो रोज रिटर्न होती है उनको ट्रैवर्स नहीं कर सकते? हाँ, वो उसके लिए वो जो फॉर ईच लूप होता है ना, वो एसोसिएटिव अरेज के लिए होता है। फॉर ईच, उसमें आप कहते हो रो एज, बताता हूँ मैं उसका ना सिंटैक्स एग्जैक्टली। फॉर ईच क्योंकि मेरे से पाइथन में भी है तो PHP फॉर ईच मैनुअल है। अच्छा, हाँ, फॉर ईच अरे एज वेरिएबल, इसमें नहीं, वो एसोसिएटिव अरेज नहीं है। हाँ, ये एज की और वैल्यू। ठीक है, तो रो एज की वैल्यू। ठीक है, तो जो कीज है हमारे पास वो क्या है, वो कॉलम्स के नाम है जो हमें नहीं पता, जो तुम कह रहे हो ना हमें नहीं पता, और वैल्यूज है उसके अगेंस्ट जो वैल्यूज पड़ी है वो क्या है। ठीक है, तो यानी कि हम जो ये कर रहे थे ना नेम, और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है
दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। तो हमें अब वी कैन जस्ट से एको की, ठीक है, उसके बाद एक br एको कर देते हैं, ये br नहीं, एको की, फिर हम कहते हैं ये प्रिंट कर देंगे एंड देन वैल्यू। तो ये फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद एक न्यू लाइन, ठीक है, क्योंकि मैं बताया था ना कि पीएचपी जब ये अभी हम चुके हैं अपाचे की कर रहे हैं ना, जब मैं यहाँ पे जाऊँ इस, जब मैं यहाँ पे ब्राउजर में हूँ, आई एम द क्लाइंट, ठीक है, जब मैं ये रिक्वेस्ट भेजूंगा अपाचे के पास रिक्वेस्ट जाएगी, अपाचे देखेगा कि अच्छा इस फोल्डर के अंदर जो फाइल पड़ी है वो index.php फाइल है, पीएचपी का कोड ये सारा वो रन करेगा अपाचे, अपाचे को इसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। उस रिजल्ट को अपाचे जब वापस भेजेगा ब्राउजर को तो वो HTML की फॉर्म में भेजेगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे ये br टैग यूज कर सकता हूँ, br टैग नई लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, लेट मी रिफ्रेश, सी स्टूडेंट आईडी ये है, नेम रोहान हुसैन, ईमेल दिस स्कूल मेजर, ठीक है। उसके बाद दोबारा एक नया स्टूडेंट आईडी, नेम एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप वो भी कर ट्रेवर्स भी कर सकते हो, लेकिन अमूमन ऐसे ही होता है कि आपको पता होता है कि आपके टेबल में रोज कौन सी कॉलम्स कौन से। नाउ अब मैं अगर इस डेटा को इन द फॉर्म ऑफ एन HTML टेबल डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, ठीक है, सारे यूजर्स को, लेट्स क्रिएट द बेसिक HTML फॉर्मेट, ठीक है। जहाँ पे हम टेबल शुरू करेंगे पहले और फिर टेबल खत्म कर देंगे, ठीक है। टेबल को हम एक हेडर दे देते हैं जिसमें कॉलम्स के नाम हम लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। हम इसमें स्टूडेंट की आईडी लिख रहे होंगे, स्टूडेंट का नाम लिख रहे होंगे, ईमेल लिख रहे होंगे, स्कूल और मेजर, ठीक है। ये पहली रो है जो हेडर वाली रो होती है। इसके आगे जितनी रोज है वो हम पीएचपी के थ्रू जनरेट करेंगे जिसमें एक्चुअल डेटा है। ये पीएचपी हम अपनी यहाँ से काटते हैं और इसको हम यहाँ दरमियान में ठूस देते हैं, लेट मी इंडेंट थिंग्स अ बिट, ठीक है। ये तो अब हम यहाँ पे पीएचपी में क्या करते हैं कि हर रो प्रिंट करने से पहले हम एक टीआर स्टार्ट कर देंगे और हर रो प्रिंट करने के बाद हम एक टीआर एंड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ बीच में हम अपना डेटा को कर देंगे। वो क्या होगा, पहला टेबल डेटा, आई थिंक मेरे ख्याल से टेबल का ये आती है ना HTML टेबल्स किस तरह लिखे जाते हैं, वो तो आता होगा तुम्हें। तो जो इस रो का पहले सेल के अंदर हम स्टूडेंट आईडी लिखेंगे जो कहाँ पड़ी होती है, वो यहाँ पड़ी होती है हमारे पास, ये रो वाले अरे के अंदर स्टूडेंट आईडी, ये हमारी स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। इसी तरह अगली रो आप इस तरह प्रिंट कर लो। वैसे ये मैं अगर खुद लिख रहा होता तो जाहिर है कि मैं इतने सारे एको ना लिखता, मैं बस डॉट डॉट लगा के कंकैटिनेट कर देता। अभी मैं क्लैरिटी के लिए इस तरह लिख रहा हूँ, टीडी स्टार्ट किया, फिर हमने स्टूडेंट का नाम प्रिंट किया, ठीक है, और फिर टीडी को क्लोज कर दिया, सेल को क्लोज कर दिया। अगेन एक और टीडी मैं इसको कॉपी करने लग जाता हूँ, ठीक है। अगले वाले के अंदर हमने ईमेल लिखना है स्टूडेंट का, ठीक है। उससे अगले में उसका स्कूल का नाम, ये स्ट्रिंग एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो आपके वहां पे डेटाबेस में कॉलम का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे उसका मेजर, ठीक है। और ये रो खत्म कर दी हमने, ठीक है। फिर अगली रो आएगी, अगली रो आएगी, हर रो इस तरह प्रिंट होगी और एंड पे हमने यहाँ पे टेबल को एंड कर दिया हुआ। ये टी हेड जो है यहाँ पे खत्म नहीं होना, ठीक है, टी हेड खत्म होना है इधर, ठीक है। और यहाँ से आगे टेबल की बॉडी शुरू हो जानी है, टी बॉडी, ठीक है, और वो यहाँ खत्म होनी है एंड पे। मैं यहाँ पे ना एक सेकेंड बूटस्ट्रैप भी डाल दूँ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग के लिए। ये लिंक पकड़ लेते हैं, इसको यहाँ पे हम डाल देते हैं, ये बूटस्ट्रैप आ गई। इस टेबल की स्टाइलिंग के लिए मुझे इस टेबल को क्लास देनी है टेबल माइनस अवर टेबल माइनस स्ट्रिंग, ठीक है। और बस बाकी बूटस्ट्रैप हैंडल कर देगा। मैं इसको एक कंटेनर में भी डाल देता हूँ, डिव क्लास कंटेनर, ठीक हो गया। लेट्स रन दिस, ये हमारी फाइल है, रन किया, ठीक है। ये देखो स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल और ये हमारे तीनों बच्चे। कैसा फिर, सही है ना? कोई सवाल यहाँ तक?
अगर आप अपने तरीके से करते हो एको स्टेटमेंट्स के अलावा तो वो किस तरह? हाँ, मैं फिर ये करता कि ऐसे डॉट लगाता रहता ताकि ये इतनी सारी लाइंस ना बने। ठीक है, ज़रा उसकी रीडेबिलिटी थोड़ी इफेक्ट होती है, लेकिन मुझे पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इनको भी ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, ऐसे करके। यहाँ पे लूप बेहतर नहीं रहेगा फिर लूप बेहतर नहीं रहेगा? वो एको ज्यादा एको लिखने वाला काम। मतलब इतने ज़्यादा एको, मतलब इतनी लंबी स्टेटमेंट से अच्छा एक और वो फॉर ईच लूप ही बेहतर रहेगा। हाँ, फॉर ईच लूप कर सकते हो बिल्कुल, हाँ कोई मसला नहीं है, फॉर ईच कर लो बिल्कुल। हम वो उसमें भी लिख के दिखा देता हूँ मैं। विल राइट द फॉर ईच लूप। हम करेंगे कि इस रो के अंदर एज की वैल्यू, ठीक है, क्या मसला है सिंटैक्स के अंदर, अच्छा ये ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, एको शुरू में टी आर, ठीक है, बल्कि टी आर ना इससे पहले, इस फॉर ईच लूप से पहले आएगी, और इस फॉर ईच लूप के बाद टी आर क्लोज होगी। ठीक है, और इस टी आर के अंदर मैं सिर्फ वो जो एक्चुअल सेल्स हैं उनको प्रिंट करूँगा, अच्छे टी डी, और दरमियान में हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, ऐसे ये ऐसे बनेगा। ठीक है, सेम ठीक है। इनफैक्ट आप चाहो तो ये जो कॉलम्स हैं इनके नाम भी आप ऑटोमेट कर सकते हो, कि जो टी हेड है इसको भी आप पीएचपी के थ्रू, क्योंकि आपको ये कीज के अंदर सारे कॉलम्स के नाम तो मिल जाते हैं, तो आप वो उनको उसको भी ऑटोमेट कर सकते हो अगर आपने करना है। अच्छा, एक आखिरी चीज देख लेते हैं, सिलेक्शन भी हो गई हमारी। ठीक है, हाँ बल्कि कुछ रह तो नहीं गया, बट एक वो कर लेते हैं। अगर लेट से मैं यहाँ पे एक ऊपर लिंक बना लेता हूँ, ये एक ए टैग है जो कि कहेगा ऐड स्टूडेंट। ठीक है, हम एक स्टूडेंट ऐड करने का पेज बना लेते हैं। ये हम एक और पेज पे ले जाएगा विच इज add.html पे। ठीक है, उस पेज पे ले जाएगा। अच्छा, तो लेट्स सी btn माइनस, ये हमारा ऐड स्टूडेंट का बटन आ गया। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमें add.html पे ले जाएगा, इसी फोल्डर के अंदर। वो हमने बनाई नहीं हुई, हम बना लेते हैं। विल क्रिएट add.html। ठीक है, यहाँ पे हम एक फॉर्म बना लेते हैं जिसमें बच्चा नए नए बच्चे को ऐड करने के लिए। एब्रीविएशन नहीं आ रही, अच्छा ओके, ऐड स्टूडेंट। इधर हम एक फॉर्म बना देते हैं। इधर भी मैं बूटस्ट्रैप को ले आता हूँ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग के लिए। हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, उसके अंदर हम एक फॉर्म बना लेते हैं। एक्शन उसका होगा, एक्शन का मतलब क्या है कि वो पीएचपी फाइल जो ये फॉर्म जब सबमिट किया जाएगा तो इस डाटा से को डील करेगी, तो यानी कि जो नया स्टूडेंट हमने ऐड करना है वो नया स्टूडेंट ऐड करेगी बेसिकली। तो वो हम बना लेते हैं ऐड न्यू स्टूडेंट डॉट पीएचपी के नाम से एक फाइल। ठीक है, इसमें अमूमन आपको बेहतर होता है कि आप एक मेथड भी स्पेसिफाई करो कि जो डाटा इस फाइल से उस पीएचपी फाइल तक जाएगा किस तरह जाए। गेट भी होता है और पोस्ट भी होता है, फिलहाल हम पोस्ट यूज कर लेते हैं, बाय डिफॉल्ट गेट होता है। इसके इसके डिफरेंसेस पे हम बाद में बात करेंगे जब हम एपीआईज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसको इग्नोर मारो, मैं थोड़ा सा बहुत बता दूंगा वैसे अगर मौका मिला मुझे भी। वी हैव दिस फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर हम इनपुट टैग्स अपने बना लेते हैं। ओके, ठीक है, इसको क्लास दे लेते हैं फॉर्म कंट्रोल की। ठीक है, एक एक काम करते हैं, वो ना बूटस्ट्रैप का देखते हैं फॉर्म्स का क्या है, फॉर्मेट क्या है। ओके, अच्छा इसमें क्या होता है, अच्छा लेबल डालते हो आप पहले, तो उसको क्लास देते हो फॉर्म लेबल की, और इनपुट होता है उसको फॉर्म कंट्रोल की क्लास देते हो, और बस ठीक है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं भाई।
ये हम प्लेस होल्डर पे हटा देते हैं अगर हम लेबल्स डाल रहे हैं तो, ठीक है। इसको हमने एक डिव के अंदर रैप करना है, इसको, इस डिव को हमने क्लास देनी है MB-3 की, यानी कि ये नीचे वाला जो एलिमेंट है उससे इसका मार्जिन बॉटम 3 हो, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट आ गया और हमें चाहिए एक लेबल जिसका क्लास होगी फॉर्म माइनस लेबल, ठीक है। ये खुद ही ये एमएट की एब्रिविएशन है, वही लेबल फॉर स्टूडेंट नेम, ठीक है। ये सब कुछ हमने पढ़ा था जब हम फॉर्म्स पढ़े थे। ओके, ये एक स्टूडेंट के नाम के लिए ये हो गया। स्टूडेंट आईडी भी हम ले लेते हैं इसी तरह से, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट का ईमेल चाहिए, तो उसके लिए इनपुट टाइप हम ईमेल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम ईमेल लिख देते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे भी ईमेल लिख देते हैं, ठीक है। ये नेम्स बहुत जरूरी है, जो नेम टैग है ना ये बहुत जरूरी है। PHP फाइल के पास जब ये डाटा जाएगा ना तो आप इस की बेस पे डिफरेंशिएट करोगे इन सारी इनपुट टैग्स को, ठीक है। तो ये बड़ा जरूरी होता है। ईमेल आ गया, स्कूल चाहिए हमें, स्कूल, ठीक है, और हमें मेजर चाहिए, ठीक है। एंड देन वी नीड द सबमिट बटन, इनपुट टाइप सबमिट क्लास BTN प्राइमरी, ठीक है। लेट्स सी हाउ दिस लुक्स। हम अपने वापस उसमें जाते हैं, ये add.html है हमारी, ठीक है। हमने लेबल्स के अंदर भी कुछ लिखा नहीं था, हम लिख देते हैं। ये लेबल है स्टूडेंट नेम, इसका लेबल है स्टूडेंट आईडी, ठीक है। इसका लेबल है ईमेल एड्रेस, इसका लेबल है स्कूल, इसका है मेजर, ठीक है। ये आ गया। और इस फॉर्म को मैं जो है क्लास दे देता हूँ मार्जिन टॉप 4 की, ये बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, सबमिट दबाएंगे, तो जो डाटा है वो दूसरी फाइल के पास चला जाएगा, इस फाइल के पास। ये फाइल हम बना लेते हैं add new student.php, ठीक है। ये मैंने बना ली। इसके अंदर हम फिलहाल कुछ नहीं करते, बस इसके अंदर हम एको कर देते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ओके, यहाँ मैं नाम लिखता हूँ अब्दुल वहाब, स्टूडेंट आईडी बताना 2402047, ठीक है। ईमेल एड्रेस अब्दुल यही वाला 2402047, SSC CS, लेट्स से फिजिक्स लिख देते हैं इस दफा। ओके, सबमिट क्वेरी, ठीक है। तो हम उस फाइल में आगे देखो और हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पीछे जाऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये जो मेरा फॉर्म है इसका मेथड में पोस्ट की जगह गेट करता ना, तो नोटिस करना क्या होता है। मैं सबमिट करूंगा, यहाँ यूआरएल पे गौर करना, यूआरएल क्या होता है, ये देख लो। फाइल का नाम तक तो ठीक है, एड न्यू स्टूडेंट डॉट PHP, फिर एक क्वेश्चन मार्क है और फिर सारा जो डेटा है हमारा वो यूआरएल के थ्रू आया है। यहाँ पे स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू अब्दुल प्लस वहाब, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू दिस, ईमेल इज इक्वल टू दिस, ठीक है, स्कूल इज इक्वल टू SSC, सारा डेटा यूआरएल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम पोस्ट करते हैं तो वो डेटा यूआरएल में नजर नहीं आता, ठीक है, वो बगैर यूआरएल के चला जाता है। दिस इज वन डिफरेंस, लेकिन वैसे और भी डिफरेंस होते हैं, वो हम APIs पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब कोई डाटा ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन डाटा फिर भी पहुंच गया, ठीक है। तो अब एज न्यू PHP वाली फाइल में अगर मैंने इस डाटा को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे हमारे पास मैंने बताया था पढ़ाते हुए भी कि बाय डिफॉल्ट वो डाटा इस अरे के अंदर स्टोर हो जाता है। डॉलर का साइन तो हर वेरिएबल के साथ होता है, जो अंडरस्कोर है ये हम उन वेरिएबल्स के साथ लिखा होता है जो PHP के डिफॉल्ट वेरिएबल्स होते हैं, जो हमने नहीं बनाए होते, ठीक है। तो ये पोस्ट से आया हुआ डाटा इस वेरिएबल के अंदर होता है, ठीक है, ये हमने पोस्ट से भेजा ना डाटा, और गेट से आया हुआ डाटा इस वेरिएबल के अंदर, इस अरे के अंदर होता है, ठीक है। हमने भी पोस्ट यूज किया है तो हमारे पास पोस्ट का वेरिएबल आएगा। ये अगेन एक एसोसिएटिव अरे है जिसके इंडेक्सेस स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि यूजर ने जो नाम एंटर किया था स्टूडेंट नेम, वो आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट नेम, ठीक है। ये स्ट्रिंग क्या है, ये वो नेम एट्रीब्यूट है जो आपने इस इनपुट टैग को दिया था, ठीक है, इसलिए ये बहुत जरूरी था, ठीक है। तो हमें यहाँ से स्टूडेंट नेम मिल जाएगा, वो वैल्यू जो यूजर ने इस इनपुट में एंटर की थी वो हमें यहाँ पे ऐसे मिली, ठीक है। इसको मैं एको कर देता हूँ, तो हमें वी शुड नाउ सी द नेम जो हमने एंटर किया, ठीक है।
मैं सबमिट क्वेरी करूंगा, ठीक है, अब्दुल वहाब, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम जितना भी डेटा हमारे पास आया उसको हम सेव कर लेते हैं हमारे पास, फिर हम इसको डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं। स्टूडेंट नेम आया हमारे पास स्टूडेंट आईडी आई है, ठीक है। हमारे पास ईमेल आया है, हमारे पास स्कूल आया है, और हमारे पास मेजर आया है, ठीक है। इन डेटा को हमने इंसर्ट करना है। अगेन उसके लिए आपको सबसे पहले तो डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ से कनेक्शन वाली क्वेरी पकड़ते हैं। अच्छा, मैं पता क्या करता होता हूँ अक्सर, व्हाट आई डू इज कि ये जो कोड है ना, ये आपको हर पीएचपी फाइल में लिखना पड़ रहा होता है। हर पीएचपी फाइल में अक्सर आपको डेटाबेस की जरूरत पड़ती है, हर पीएचपी फाइल में आप कनेक्ट करते हो डेटा। अब होता क्या है कि अभी आप इस तरह डेवलपमेंट कर रहे हो, आपने लेट से कोई 20-25 फाइल्स पीएचपी की लिखी हुई है, बाद में डिप्लॉय करने से पहले लेट से आपने यूजर नेम चेंज कर दिया, या जहां पे डिप्लॉय की वेबसाइट पे वहां पे सर्वर का नाम कुछ और था, या उन्होंने आपको जो यूजर नेम और पासवर्ड बताया वो कुछ और था, वहां पे डेटाबेस का नाम कुछ था। अक्सर ये चीजें आप खुद से चूज नहीं करते। अब आपको 25 फाइल्स में जाके ये चीजें चेंज करनी पड़ेंगी वहां पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस चीज को यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है। मैं एक अलग फाइल बना लेता हूँ कनेक्शन डॉट पीएचपी के नाम से, और इसको वहां ढूंढ देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया सारा। जहां भी मैंने ये कोड रन करना होता है ना, वहां पे मैं बस सिंपल लिखता हूँ रिक्वायर, और फाइल का नाम वो क्या है, कनेक्शन डॉट पीएचपी, ठीक है। तो ये ऐसे इमेजिन करो जैसे कनेक्शन डॉट पीएचपी का जितना कोड है वो यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। तो वो यहाँ पे रन हो जाएगा, और आगे सब कुछ एज इट इज चलता रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास वो जो कॉन वेरिएबल है वो भी आपके पास एक्सेसिबल होगा, ठीक है। चाहे वो उस अलग फाइल के अंदर है, कोई मसला नहीं, वो एक्सेसिबल होगा, आप बेफिक्र रहो। अब आपने अगर कोई चेंजेस करने हैं, आप एक फाइल में जाके चेंजेस करो एंड इट्स डन, ठीक है। कोड कंसाइज भी रहता है। अब इस नई फाइल में मुझे डेटाबेस से कनेक्ट करना है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं बस यहाँ पे लिखूंगा, रिक्वायर कर दूंगा उस फाइल को, कनेक्शन डॉट पीएचपी वाली फाइल, ठीक है। और डेटाबेस से कनेक्ट हो गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे अब फिर आगे मैं क्या करूंगा, ओके। अब मैं अपनी क्वेरी लिखता हूँ, इंसर्ट क्वेरी होगी इस दफा, हमने कुछ इंसर्ट करना है डेटाबेस के अंदर। इंसर्ट इनटू यूजर्स, ठीक है, कॉलम्स के नाम, फिर वैल्यूज करके वैल्यूज, ठीक है। कौन कौन से कॉलम में बताने लगा, मैं स्टूडेंट नेम बताऊंगा, स्टूडेंट आईडी बताऊंगा आपको, स्टूडेंट नेम बताऊंगा, ईमेल बताऊंगा, स्कूल बताऊंगा, और मेजर बताऊंगा, ठीक है। अगेन इट्स बेटर कि आप इसको बैकटिक्स में रैप करें चीजों को, ठीक है। ओके, ये बैकटिक्स वाला काम सिर्फ माइस्क्यूएल में या पोस्टग्रेस में नहीं है। अच्छा, उसके बाद वैल्यूज में, अच्छा स्टूडेंट, अब ये इसी ऑर्डर में देनी है। स्टूडेंट आईडी की वैल्यू मैं सबसे पहले लिखूंगा, वो है स्टूडेंट, मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट नेम है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ईमेल है। उसके बाद स्कूल की वैल्यू चाहिए, इस वेरिएबल में पड़ी हुई है, और उसके बाद मेजर की वैल्यू चाहिए, इस वेरिएबल में पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एको करता हूँ इस क्वेरी, ताकि आपको नजर आए कि फाइनल क्वेरी जो बनती है वो क्या बनती है। इफ आई रीलोड द पेज, ये कभी भी आपने देखा, आप किसी पेज को रीलोड करते हो तो ये आता है, टू डिस्प्ले दिस पेज फायरफॉक्स मस्ट सेंड द इंफॉर्मेशन अगेन, ठीक है। यानी जो पोस्ट से इंफॉर्मेशन आई थी ना, वो दोबारा अब सेंड होगी इस फाइल में, ठीक है। इसलिए ये पूछता है आपसे। तो ये क्वेरी जनरेट होती है इन दी एंड, इंसर्ट इनटू यूजर्स, ये कॉलम्स आ गए, और ये वैल्यूज है जो हमने इंसर्ट की थी, देखें ये, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक मसला आने लगा, आप देखेंगे कि क्वेरी रन नहीं होगी, ठीक है, कोई एरर आ जाएगा, बट लेट्स जस्ट ट्राई टू रन इट फर्स्ट। हम लिखेंगे माई एसक्यूएलआई क्वेरी, और मैं अभी आपको एक बहुत 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 यूजफुल डिबगिंग टेक्निक बताने लगा हूँ, जो आपको ये बहुत अजाब होता है कि क्वेरी चल नहीं रही, पता नहीं क्यों नहीं चल रही, ठीक है। क्योंकि अक्सर आप इस तरह पीएचपी से क्वेरीज लिख रहे होते हो, ठीक है, या आपने इस तरह से वेरिएबल्स यूज किए होते हैं, बीच में कहीं एक कॉमा मिस हो गया, इन्वर्टेड कॉमा मिस हो गया, ब्रैकेट आगे पीछे हो गया, बहुत छोटी छोटी मसले आते हैं जिससे वो फेल हो जाती है, और पीएचपी बताता नहीं कि क्यों फेल हो रही है, ठीक है। अच्छा, क्वेरी रन करते हैं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट दिया, इसको क्वेरी दी, इसको जो रिजल्ट आएगा वो हम ऐसे ही इसको इफ स्टेटमेंट में डाल देते हैं। इफ दिस इज इक्वल टू ट्रू या दिस इज इक्वल टू फॉल्स, तो हम कह देंगे कि सॉरी क्वेरी फेल्ड, ठीक है। वरना कैन से क्वेरी सक्सेस, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो आई रिफ्रेश द पेज, क्वेरी फेल्ड, ठीक है।
आपको नहीं पता बाय फेल्ड, ठीक हो गया। हम क्या करते हैं कि हम अब इसको डिबग किस तरह करें। एक तरीका क्या है जो मैं अभी बता रहा था कि आप क्या करो कि अपनी क्वेरी को ना एको करके देखो, ठीक है। अव्वल तो आपको यहीं से मसला पता चल जाएगा कि क्या हुआ था, ठीक है। ये हमारी क्वेरी है, इसमें कोई मसला अगर नहीं नजर आ रहा है इसको कॉपी करो, पीएचपी में एडमिन में जाके एसक्यूएल में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट करके रन करके देखो, ठीक है। और देखो कि क्या वो एरर बताता है आपको। ये देखो, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, ठीक है। चेक द मैनुअल दैट कोरिस्पॉन्ड्स टू योर माईडीबी नियर। अच्छा नियर कहाँ पे, ये वो बताएगा कि एग्जैक्टली मसला कहाँ पे आया था। यहाँ पे जहाँ पे वहाब लिखा हुआ है ना, वहां से आगे मसला आया, ठीक है। तो वहां पे यानी ये ठीक, जहां तक ठीक था, वहां पे मसला क्या आया कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब्दुल तक तो ठीक था, लेकिन उससे आगे उसको पता नहीं चला कि ये पिछले वाले अब्दुल अलग से है, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग्स वैल्यूज हैं, यानी जो जिनको मैंने स्ट्रिंग कहा हुआ है उधर अपने डेटाबेस स्कीमा के अंदर कॉलम्स के अंदर, जिनकी टाइप मैंने स्ट्रिंग रखी हुई है, उनको मुझे इन्वर्ट कॉमास के अंदर रैप करना है। ये गलती थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, यहाँ पे इसको हम ऐसे इन्वर्ट कॉमास के अंदर रैप कर देते हैं, तो अब ये चल जाएगा। ये बड़ी एक कॉमन मिस्टेक है जो शुरू में आपसे होती है जब आप कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो हम क्वेरी एको करके देखते रहेंगे और तो सक्सेसफुल भी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा क्वेरी फेल आई है दोबारा, ये हमारी क्वेरी थी, इसको कॉपी करते हैं, दोबारा देखते हैं कि इस दफा क्या गलती गलती हुई हमसे। गो। अच्छा, अननोन कॉलम स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम के नाम से कोई कॉलम नहीं है हमारे टेबल के अंदर, नेम के नाम से कॉलम है, ठीक है। ये गलती थी, ओके ठीक है, फिक्स कर लिया हमने। दोबारा दिखाओ, रिफ्रेश, क्वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। तो अब अगर हम अपनी यहाँ पे जाके देखें ब्राउज में, तो हमें वो यूजर्स के अंदर नया यूजर नजर आ जाएगा, अब्दुल वहाब, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और हम अगर अपनी पुरानी फाइल में भी जाएं तो वहां पे भी अब्दुल वहाब आ रहा होगा, ठीक है। ये अब्दुल वहाब, ठीक है, सेट हो गया। तो अब दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल। अब बाकायदा लॉगिन साइन अप सिस्टम्स बना सकते हो, आप वो कर सकते हो, एक फेसबुक टाइप चीज बना सकते हो जिसमें यूजर्स पोस्ट लिखते हैं, दूसरे लोग उस पर कमेंट्स करते हैं। ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड, पोस्ट का सिस्टम कैसे बनाओगे, यूजर्स पोस्ट कर सकते हैं, कैसे बनाओगे भला? पोस्ट कर सकते हैं क्या मतलब? तो जिस तरह फेसबुक की पोस्ट होती है ना, आप कुछ लिखते हो, जिस तरह ट्वीट्स होती हैं या पोस्ट होती हैं, कुछ लिखते हो आप, एक पीस ऑफ टेक्स्ट आप अपनी वॉल पे डाल देते हो, राइट। तो डेटाबेस की केस में क्या क्या सीन होगा, तो कोई आइडिया है, सोच सकते हो? तो होगा, बट देखो बड़ा सिंपल होगा। आप एक टेबल बनाओगे, पोस्ट का टेबल, ठीक है, जिसमें दो तीन कॉलम होंगे। एक होगा यूजर का आईडी कि किस यूजर ने पोस्ट किया है, एक स्ट्रिंग होगी लंबी सी जिसके अंदर आप स्ट्रिंग का कॉलम होगा जिसमें पोस्ट का एक्चुअल टेक्स्ट होगा, ठीक है। और एक और कॉलम आप रख सकते हो लाइक्स का, जिसमें लिखा हो कि इस पे कितने लाइक्स हैं, इंटीजर कॉलम होगा वो, ठीक है। कमेंट्स का कॉलम रख सकते हो जिसमें आप सारे कमेंट स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह तो आप बड़े आराम से कोई वो एक बना सकते हो कि यूजर ने पोस्ट करना है तो यहाँ से जी पोस्ट कर देगा, एक फॉर्म होगा सिंपल सा, एक ही फील्ड होगी, पोस्ट चला गया। बाकी यूजर्स ने पोस्ट देखना है तो वो एक वो उनका एक पेज होगा जिसपे वो सिलेक्ट क्वेरी रन करेंगे और पूरा का पूरा टेबल आप प्रिंट कर दोगे, उन्हें नजर आ जाएगा कि क्या है, कौन कौन से पोस्ट हुए हुए, न्यूज फीड बन गई, ठीक है। तो वंस यू नो, इसके बारे में सोचा करो कि अगर मैंने फलां चीज बनानी है तो डेटाबेस देखने में कैसी होगी, फलां चीज कैसे डेटाबेस कैसी होगी। डेटाबेस डिजाइनिंग बहुत बड़ी फील्ड है, बैकएंड इंजीनियर्स का मेजर काम ही ये होता है। डेटाबेस किस तरह की बनाए कि आसान हो, ऑप्टिमाइज्ड हो, स्केलेबल हो, इस तरह की चीजें। और आपको नॉर्मली कोर्सेज के अंदर डेटाबेसेस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, डेटाबेस बनाने से पहले आपको डेटाबेस की पूरी डायग्राम सबमिट करनी पड़ती है, जिसे डेटाबेस स्कीमा कहते हैं, कि मेरी डेटाबेस एग्जैक्टली देखने में कैसी होगी, ठीक है। तो उसके लिए वेबसाइट्स बनी हुई है बनाने के लिए, dbdiagram.io है मेरे ख्याल से एक वेबसाइट, जिसपे आप बनाते हो डीबी स्कीमा ना, इस तरह का स्कीमा होता है। देखो तो ये वो वाला है शॉपिंग वाले उसका ना, वेबसाइट का। इसमें ऑर्डर आइटम्स के नाम से एक टेबल है जिसके अंदर ये तीन कॉलम्स हैं, तीनों इंटीजर टाइप के हैं। इसमें प्रोडक्ट्स के नाम से एक कॉलम है, टेबल है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ऑर्डर्स के नाम से टेबल है जिसमें सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, इस तरह के टेबल्स हैं, और उसने लिंक किए हुए उनको फॉरेन की इसके साथ, और इस तरह से सारा। तो ये इस तरह की डायग्राम आप बनाते हो और ये आप उनको सबमिट कर देते हो। ये डायग्राम बाय द वे आई थिंक माई में भी होती है। माई में अगर मैं स्ट्रक्चर में जाऊं और मैं यहाँ पे ना, आई थिंक रिलेशन व्यू में या कहीं पे होती है,
डायग्राम ना माइस्क्यूल के अंदर, मुझे भूल गया है कहाँ होती है। ऑपरेशंस, ट्रैकिंग, ऑपरेशन में शायद, ऑपरेशन में तो अच्छा। बाय द वे एक और चीज, अगर आपने कोई डेटाबेस किसी को देनी है, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आ रहा होगा एक्सपी एक्सपोर्ट के बटन से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये टेबल बनाए हैं ना, ये दोनों टेबल्स, मैं फॉर एग्जांपल ये पूरी डेटाबेस जो टेस्ट वाली डेटाबेस है आपको भेजना चाहता हूँ। मैं इस टेस्ट वाली डेटाबेस मैंने क्लिक किया, यहाँ मैं एक्सपोर्ट में गया, ठीक है। तो इस ये क्विक एक्सपोर्ट करके यहाँ पे मैंने गो दबा दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मेरे पास एक टेस्ट डॉट एसक्यूएल के नाम से फाइल बन गई है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ कहीं पे अपने पास, और ये मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आप क्या करोगे, आप भी पीएचपी में एडमिन में आओगे, आप आओगे इंपोर्ट के अंदर, और आप ये फाइल चूज करोगे ब्राउज करके, ठीक है, ये वाली, और एग्जैक्टली यही डेटाबेस जो मेरे पास थी ऐसी ही आपके पास बन जाएगी एग्जैक्टली इसी फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी यूजफुल चीज है काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे रिमेंबर कि आपने ये इनेबल फॉरेन की चेक्स करना है, ताकि वो जो फॉरेन कीज भी मैंने बनाई है वो भी आपके पास उसी तरह इंपोर्ट हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही है, मैं एक पोल ले लेता हूँ एंड देन विल एंड द क्लास। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था। हाँ हाँ पूछो। तो ये अगर जो हम PHP अब सीख रहे हैं या SQL सब कुछ सीख रहे हैं, तो अगर हमें एक प्रैक्टिकल वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए भी क्या हम PHP यूज़ करेंगे? मतलब अगर आप एक वेबसाइट बनाते हो तो क्या नॉर्मली PHP यूज़ करते हो? मैं क्योंकि जितना हाँ, तो मैंने क्यों, सुना है कि उसके लिए उसकी PHP वजह ये में है, सिक्योरिटी कंसर्न। नहीं मोस्टली देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये देखो, सर्वर साइड लैंग्वेजेस की यूजेज की स्टेटिस्टिक्स, इंटरनेट की 80% वेबसाइट्स पूरे इंटरनेट की पीएचपी यूज कर रही हैं, 80% ऑफ द इंटायर इंटरनेट, ठीक है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। फेसबुक पीएचपी पे चल रहा है सारे, एएसपी माइक्रोसॉफ्ट की है, ठीक है, ये भी आप W3 स्कूल से सीख सकते हो। पीएचपी ओपन सोर्स है, एएसपी माइक्रोसॉफ्ट ने क्लोज सोर्स बनाई हुई है, ठीक है, लेकिन बहुत सिमिलर है दोनों। रूबी, जावा, जावास्क्रिप्ट देखो कितनी यूज होती है, 1.4%, ठीक है। लेकिन अब जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड पे यूज होना इज क्वाइट न्यू, नोड.js की वजह से। नोड.js अभी नई नहीं आई है, यानी पीएचपी के हिसाब से तो काफी नई नहीं आई है ना। तो लेकिन वो इट्स ऑल द ट्रेंड है बहुत बड़ा, नोड.js या नोड.js यूज करो, नोड.js यूज करो। ट्यूटोरियल सारे नजर आ रहे होंगे कि नई चीज है, कूल चीज है, लोग बहुत यूज करते हैं। बट फॉर द मोस्ट पार्ट पीएचपी में वेबसाइट बनाना विल बी फास्टर फॉर यू, ठीक है। नोड.js में काफी काम मैनुअली आप करते हो, विच गिव्स यू मोर कंट्रोल एंड मोर पावर। अगर आप एक चैट एप्लीकेशन बना रहे हो तो कभी पीएचपी में बन ही नहीं सकती, बनानी चाहिए भी नहीं, आप नोड.js यूज करोगे। कोई भी जरा सी भी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट, ठीक है, यानी आप एक फॉर एग्जांपल एक एलएमएस बना रहे हो या ऐसे कोई चीज बना रहे हो, एलएमएस भी वैसे पीएचपी में बड़ा अच्छा बन जाएगा, लेकिन डिपेंड्स ऑन क्या क्या बना रहे हो। अगर कोई रियल टाइम एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक आनी है, फॉर एग्जांपल चैट एप्स हैं, वीडियो कॉलिंग के एप्स हैं, कोई सोशल मीडिया नेटवर्क है जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और इन आपस में कम्युनिकेशन है, ठीक है, सॉकेट प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, उस तरह की चीजें, देन यू यूज जावास्क्रिप्ट, वरना पीएचपी बहुत बहुत बेहतर है। और पीएचपी में भी ये जो 80% है ना, इनमें से मतलब 50-60% तो लारावेल यूज कर रहे होंगे। हम अभी पढ़ रहे हैं वनीला पीएचपी, यानी बिल्कुल प्लेन सिंपल पीएचपी, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी नहीं यूज की, ठीक है। लारावेल इज अ पीएचपी फ्रेमवर्क, ठीक है, जो आपके कोड को ऑर्गेनाइज करने में बहुत हेल्प करता है और कोडिंग बहुत तेज कर देता है, ठीक है, आधा काम आपके लिए वो खुद ही कर देता है। तो वो जब आप सीख लोगे लारावेल में, थोड़ा सा उसका इंट्रो दे दूंगा आपको, तो डेवलपमेंट ऐसे हो जाती है, बहुत तेज बन जाती है। बट ऑफ कोर्स जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर, करो, लेकिन इट्स वेरी यूजफुल टू नो पीएचपी, क्योंकि मार्केट शेयर बहुत बड़ा है इसका, और पीएचपी की जॉब्स बहुत है, बहुत जॉब्स है। मुझे अभी एक मैंने उसके लिए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, जिसमें जावास्क्रिप्ट भी थी, पीएचपी भी थी उनके पास, तो मुझे उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था।
लारावेल इंटरव्यू के लिए बुला लिया। ठीक है, मैं गया नहीं, लेकिन मतलब लारावेल की और PHP की मार्केट शेयर बहुत ज्यादा। और एक और क्वेश्चन था कि CSS जो था, अब एक तो है कि CSS जो आप नॉर्मली लिखते हो, जैसे आपने पहले साइट्स के लिए लिखा था, तो अब मैं फ्रेमवर्क देख रहा था, जैसे मैंने देखा था टेलविंड एक फ्रेमवर्क है, हाँ तो हाँ। उसमें यही है कि आप HTML के अंदर सारा डाल रहे हो, जैसे बूटस्ट्रैप है, तो ये तो थोड़ा चीटिंग टाइप लगता है। तो क्या अगर फर्स्ट करें, अगर मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ, तो क्या फिर ये प्रैक्टिकल है कि कोई फ्रेमवर्क यूज़ करे या फिर इंडिपेंडेंट फाइल्स जिस तरह होती है जो वनीला नहीं, कोई मसला नहीं है, वनीला CSS भी यूज कर लो, कोई मसला नहीं है। अब लोग अक्सर सैस यूज करते हैं, SASS। उस CSS की जरा CSS के ऊपर बनी हुई है, बहुत सारी फीचर्स ऐड कर देती है, इजी बना देती है। टेलविंड बहुत अच्छा है, टेलविंड यूटिलिटी लाइब्रेरी है, बूटस्ट्रैप से बहुत अलग है। बूटस्ट्रैप क्या करती है कि आप उसको बताओ कि एक बटन को BTN की क्लास दे दो तो पूरा बटन स्टाइल हो जाता है। टेलविंड में ऐसी चीजें नहीं होती। टेलविंड में आप इंडिविजुअल क्लासेस होती है जिन्हें यूटिलिटी क्लासेस कहते हैं, कि आप इंडिविजुअली सेट करोगे। अगर मैंने एक बटन बनाना है ना, तो मैं इसको एक मार्जिन की क्लास दूंगा, एक पैडिंग की क्लास दूंगा, एक टेक्स्ट कलर की क्लास दूंगा, बैकग्राउंड कलर की क्लास दूंगा, हवर की क्लास दूंगा। ये 8-10 क्लासेस मिला के मैं खुद से बटन बनाऊंगा। उसमें कस्टमाइजेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बूटस्ट्रैप। यूज करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर तुम स्पेशली अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो जिसके लिए तुम वेबसाइट बना रहे हो उसको नहीं पता तुमने कैसे वेबसाइट बनाई है, ठीक है, उसने नहीं तुमसे पूछना। बल्कि मोस्टली फ्रीलांसिंग में ना वर्डप्रेस ही चलता है। नहीं, समझ लो कि जो तुम्हें गिग्स मिलेंगी उसमें कोई 60-70-80% वर्डप्रेस ही है, और वर्डप्रेस भी PHP है। और PHP का इतना बड़ा मार्केट शेयर है भी वर्डप्रेस की वजह से, ठीक है। अगर हम गूगल करें ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ वेबसाइट आर वर्डप्रेस, तो तुम हैरान रह जाओगे वर्डप्रेस कितना है इंटरनेट के ऊपर। 59% of 32% of the entire web and 60% of CMS built websites, ठीक है। ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ठीक है। तकरीबन कि 32% पूरे इंटरनेट का मजाक नहीं है, ठीक है। अब जो आम बंदा वर्डप्रेस डेवलपर है उसको PHP नहीं आती होती। मेरे जितने दोस्त करते हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स जो PHP जो वर्डप्रेस डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको नहीं आती PHP, तो वो ऊपर ऊपर तक तो रह सकते हैं, लेकिन जैसे कि जरा सा भी बड़ा मसला आया तो वहां पे वो फंस गए, ठीक है। और तुम्हें वहां पे सब कुछ आता होगा अंदर से भी, कि तुम्हें पता है कि वो काम किस तरह कर रही है, तुम मैनुअली अंदर जाके कोड लिख सकते हो। मुझे याद है मैं GC में जब था, तो कुछ दोस्तों के साथ एक ब्लॉग बनाया था डस्क के नाम से, जिसका काम ये था कि ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह जो लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं या प्रोज लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है वो पब्लिक तक पहुंचाने का। तो हमारा ब्लॉग लोगों की राइटिंग्स को पब्लिश करता था क्रिटिक देने के बाद। वो ब्लॉग किसी ने बनाया हुआ था, एक लड़के ने, मेरे आने से पहले बन गया हुआ था, मैंने जब ज्वाइन किया उनको। तो बाद में उनका वो पहला वेब डेवलपर था, मैं भी एज ए वेब डेवलपर आया था। उसके साथ उनका फड्डा हो गया। उसने क्या किया, उसने वेबसाइट हाईजैक कर ली, क्योंकि उसको यूजर नेम पता था, पासवर्ड सारा पता था, वर्डप्रेस का सब कुछ उसको पता था, ठीक है। उसको सॉरी, जो होस्टिंग थी ना उसका यूजर नेम पासवर्ड उसको सारा कुछ पता था। उसने वेबसाइट हाईजैक कर ली, वेबसाइट के ऊपर बड़ा सा लिख के लगा दिया कि दिस वेबसाइट इज हैक्ड और इस तरह की चीजें ना। अब मेरे पास एक्सेस तो नहीं थी, लेकिन मुझे PHP आती थी। मेरे पास सिर्फ वर्डप्रेस की एक्सेस थी, जो बेस उसका कंट्रोल पैनल था उसकी एक्सेस नहीं थी। मैं वर्डप्रेस की फाइल्स में गया, फाइल्स के अंदर जो PHP का कोड था वो मैंने मॉडिफाई कर दिया, और जो उसका मैसेज था वो अपीयर ही नहीं होता था। और उसको चूंकि PHP उतनी अच्छी नहीं आती थी, उसको सिर्फ वर्डप्रेस आती थी, उससे समझ लगती थी कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैंने इनको निकाल दिया हुआ है, और तो ये मेरा मैसेज डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ। तो ये चीजें बड़ी काम आती हैं बाद में जाके PHP आना। लेकिन असल बात फिर यही है कि जो एक्चुअल सही हार्डकोर प्रोग्रामिंग की गिग्स है ना, वो फाइवर वगैरह भी बहुत तुम्हें कम मिलेंगी। मोस्टली इस तरह के सस्ते काम ही होंगे जो तुम्हें करते हुए ना दुख हो रहा होगा कि मैं ये काम करने के लिए 4 साल कंप्यूटर साइंस किया। वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी जिसमें कोई दूर दूर तक प्रोग्रामिंग का नामो निशान नहीं है, और जब तुम देख रहे होगे कि एक बच्चा जो मैट्रिक फेल है वो कर रहा है वर्डप्रेस डेवलपमेंट, और मैं भी वही कर रहा हूँ लमसेट CS की डिग्री लेने के बाद, तो काफी तुम्हें दुख होगा ये करते हुए। वर्डप्रेस का कोई लर्निंग कर्व है, मतलब इसमें तो काफ़ी है नहीं, कि जीरो, जीरो। बहुत आसान। चलो, वो मैं सिखा दूंगा, एंड पे एक लेक्चर लगेगा, सही है सही है। ठीक है। चलो बस यही था। मैं इसके बाद कोई फिलहाल तो मैंने पिछली असाइनमेंट भी दी हुई है, मैं पूछूंगा बच्चों से इस वीक और किसी ने पढ़ना है कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी सेमेस्टर कब खत्म होना है, समर वाला। मेरे ख्याल से आधा हो गया, मैंने लिया नहीं तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, 8th को चलो मेरी ठीक है। लास्ट क्लास। 8 को, अच्छा, वो फिर ईद भी आ रही होगी। मैं फिर पूछता हूँ कि क्या करना है, वीक वीक में लेक्चर्स कम कर दें या क्या करें, तो उसके बाद फिर देखते ऑप्शन हैं।
ऑप्शनल असाइनमेंट्स दे दें, क्योंकि मैं तो फ्री हूँ, मैंने समझ नहीं लिया तो हाँ ये भी है, वो ठीक है, मैं फिर ऑप्शन assignment सबमिट देता क्या रहूंगा। करना कर दिया। ठीक है, जिसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, लेकिन वो इस तरह को सीन कर लेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें वो वाली कर ली है ना, तुम्हें अभी सिर्फ तुमने ही सबमिट किया हाँ, वो मैंने उसी स्टूडेंट दिन रिकॉर्ड्स कर ली वाली। थी। हाँ वो मैं तो तुमने ही सबमिट किया और किसी ने सबमिट नहीं की। ठीक है, मैं कोई असाइनमेंट बनाता हूँ मजे की, कोई तुम्हें भी अगर आइडिया है जो तुम कुछ बनाना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगा तो एक तुम्हें। पोस्ट सिस्टम में बनाऊंगा, ये जो है जो अभी कह रहे थे ट्वीट अगर करना है तो ये सब कुछ। किसके लिए? ये जो अभी कह रहे थे जो ट्वीट्स हैं कमेंट्स हैं, मतलब हाँ एक हाँ पोस्टिंग हाँ ठीक है, सिस्टम। हाँ ठीक है, मैं उसके लिए एक ना बना के भेज दूंगा assignment से। सही है, थैंक यू। चलो।